बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ आज सुबह ना 3 बजे जो है ना मुझे एक कमेंट आया। ये है जनाब अहमद मुग़ल साहब। अगर वो सुन रहे हैं मेरी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में आना यार, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छा, उनका कमेंट आया कि भाई अल्लाह आपको सोनी सी बंदी दे, आमीन, हीमोडायनामिक्स करवा दे। देखो यार, ऐसे में मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ पिघल गया यार। मैं बनानी पड़ गई मुझे वीडियो। अभी आलमोस्ट जो है ना फ्राइडे की प्रेयर थी, ठीक है, आज फ्राइडे है ना, तो जुम्मे के बाद मैंने सोचा चलें यार, अगर कोई इतनी शिद्दत से रिक्वेस्ट कर रहा है तो बना ही देते हैं। आई वॉज़ मच बिज़ी इन माई टास्क। तो लेकिन अब इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी अगर वीडियो ना बनाए तो इन भाई साहब के साथ ज़्यादती होगी। सारे लाडले सब्सक्राइबर हमारे, उनके लिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द लेक्चर। हीमोडायनामिक्स जो होता है ना, ये कुछ मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, सही है। तो मैंने कहा चलो यार वहीं से जो है ना, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी ना, समझने के काबिल तो हो ही जाएंगे आप इंशाल्लाह। इसके बाद जो आपके तमाम SCQs जो UHS के अंदर मोस्टली जो सुन रहे हैं ना, उनके क्लियर हो जाएंगे। देखो, सिंपल वे में आपको समझाना है। हीमोडायनामिक्स में जो है वो कह रहा है कि एक तो हमने थ्रोम्बो एम्बोलिज़म पढ़ना है, ठीक है, और नंबर 2 हमने शॉक पढ़ना है। शॉक एंड पे पढ़ेंगे, बहुत इजी है, आपने फिजियो वाला पढ़ा हुआ है। थ्रोम्बो एम्बोलिज़म जो होता है ना, ये भी हम साथ साथ कवर करते हैं। इजी सा चैप्टर है, फिजियो जिसने अच्छे से पढ़ी है उसे आती होगी 1 घंटे में। हेल्थ ऑफ द सेल जो है ना, वो कहाँ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सर्कुलेशन ऑफ द ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। जिसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है, न्यूट्रिशन की सप्लाई अच्छी है और उसका वेस्ट मटेरियल टाइम टू टाइम रिमूव हो रहा है, तो उस सेल की हेल्थ जो है ना हम अच्छी कर सकते हैं। देखो, ये हमारे पास है ना ब्लड वेसल, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स जो है ना, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से जो है ना वो फ्लूइड बाहर की तरफ आता है, लेकिन इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर जो प्रोटीन फिर रही है ना, वो हमारे पास लगा देती हैं ऑनकोटिक जो है ना वो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना वो फ्लूइड अंदर आने की कोशिश करता है। तो इनके दरमियान ये एक स्टार्लिंग फोर्स आपने पढ़ी होगी फिजियोलॉजी के अंदर, क्या करता है? फ्लूइड लीक करता है, ठीक है। हालांकि प्रोटीन जो है ना, इनको कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए इनको अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो फ्लूइड बाहर लीक करना शुरू करता है। अब यहाँ पे जो सारा तो वापस नहीं ना अब रोका जा सकता। तो जो फ्लूइड लीक होता है ना, वो हमारे पास कहते हैं लिम्फ नोड जो होता है, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड के जरिए थोरेसिक डक्ट से जनाब हमारे पास वेना के पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, मतलब ये हार्ट है ना, तो राइट साइड पे जो जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहीं पे जाकर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है ना वो पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन बन जाती है, और ये सारे का सारा स्टार्लिंग फोर्स के जरिए कंट्रोल होता है। अब वो कह रहे हैं कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ना ये जो बैलेंस है इन फोर्सेस के दरमियान, हाइड्रोस्टेटिक और कोलाइडल ऑस्मोटिक, इनके दरमियान जो होता है ना वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो फ्लूइड जो है ना वो यहाँ पे लीक ज़्यादा, हद से ज़्यादा लीक हो जाता है। बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, ज़्यादा फ्लूइड आ गया, तो यहाँ पे जो है ना बॉडी स्वेल अप होगी, और जिसको हम एक नाम देते हैं एडिमा का। अगर ये पल्मोनरी लेवल के ऊपर एडिमा हो गया ना, तो मैं कहता हूँ अगर टाइमली ना किया गया तो बंदे की डेथ हो जाती है। लंग्स बेसिकली सांस लेने में मदद देते हैं, सांस ही नहीं ना लेगा तो बंदा वैसे ही। अच्छा, ट्रोमा ऑफ दी वेसल जो होता है ना, उसकी वजह से हेमरेजेस हो जाती हैं। अब देखो, एक वर्ड है होम्योस्टेसिस, एक है हीमियोस्टेसिस। स्पेलिंग को इग्नोर मारना, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर देना। हीमियोस्टेसिस में मतलब ही मतलब ब्लड से शुरू करो ना, तो जो भी हमारे पास ब्लड वेसल रैप्चर हुई है, ट्रॉमा हुआ, उसको हेमरेज हो गया, उसको रोकने के लिए जो है ना हमने जो है ना वो क्लॉटिंग ऑन हेमरेज, जो चोट लगने पे क्लॉटिंग होती है, ताकि ब्लड को जो है ना वो प्रिजर्व कर लिया जा सके, ठीक है, प्रिवेंट किया जा सके उसके लॉस से। तो अब इफ़ इन एडुकेट, तो देखो ना, अगर होम्योस्टेसिस की ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी, ज़्यादा खून जम जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास होगी थ्रोम्बस, और जो थ्रोम्बस अगर वो कट के पूरी सर्कुलेशन में घूमना शुरू कर देगी बाल की तरह, उसे हम कहेंगे एम्बोलिज्म, वो जो दिमाग के अंदर भी जा सकता है। अगर जो है ना हीमोस्टेसिस का लेवल हाई है, वो थ्रोम्बस करवाएगा। अगर लो है तो हमारे पास जो है ना खून बहता रहेगा। जिस तरह वो रॉयल फैमिली के अंदर एक बीमारी चल रही है ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो वो उसकी वजह से जो है ना वो एक्सेसिव ब्लड जो है ना निकलता रहेगा, जिसकी वजह हाइपोवोलीमिया हो गई, हाइपोवोलीमिक शॉक, और उसके बाद डेथ। अब हम जल्दी से कवर करते हैं। हमारे पास 2 कंडीशन उसने बुक के अंदर लिखी हुई है, हाइप्रीमिया और कंजेशन, ठीक है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो है ना ब्लड फ्लो इन दी वेसल जब इंक्रीज हो जाता है, ये आम वेसल है ना, जब किसी भी वजह से इसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ना, तो ये हाइप्रीमिया कहला सकता है या कंजेशन कहला सकता है। हाइप्रीमिया कब कहेंगे, कंजेशन कब कहेंगे? जब आर्ट्रियोलर डायलिटेशन हो जाए ड्यू टू एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ ब्लड, आर्टरीज जो है ना वो फूल जाएँ, तो इसकी वजह से जो हमारे पास जो है ना ब्लड की पूलिंग होगी ना, फोकस को क्या है यार आज, ओके,
तो उसकी वजह जो पुलिंग होगी ना उसे हम कहेंगे हाइपरीमिया। एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन काज करती है, जिसकी मतलब जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे फ्लूइड भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो होता है ना सारे का सारा, तो वहाँ पे डाइलिटेशन होगी, इंक्रीज परमीबिलिटी होगी, ठीक है। उसकी वजह से जो एरिया होगा ना जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पे एडिमा, एडिमा के बाद वो ना रेड रेड आपको नज़र आ रहा होता है। मेरा रेड कलर किधर गया आज, ये पड़ा हुआ ना, तो ठीक है चलो मैं यहाँ पे समझा दी। तो यहाँ पे जो है ना वो रेडिश रेडिश सारे का सारा हो जाएगा, तो आपको वो एरिया रेड। अब ये हाइपरीमिया का आपने नहीं भूलना, जहाँ मैंने रेड निशान लगाया उसको हम हाइपरीमिया कहेंगे, ठीक है। वजह क्या है रेड होने की, यहाँ पे आरबीसीज आ गए, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा अकामुलेट हो गया है। वजह क्या है, जो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पे आर्टरी वाला ब्लड आया, इसकी वजह से रेड हो गया। आप कंजेशन कब कहेंगे, ये एक्टिव प्रोसेस है, प्लीज़ इसको ये याद कीजिएगा, ये एक्टिव प्रोसेस है। कंजेशन क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, वीनस की वेन का सारे का सारा मतलब जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो पूल होता है। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, यहाँ पे था इन्फ्लामेशन था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब किसी का हार्ट ही फेल हो गया तो वीनस रिटर्न ही नहीं जा रहा, तो वेन वाला सारे का सारा ब्लड नीचे पूल कर गया, तो पूलिंग ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड, या फिर वेन ऑब्स्ट्रक्ट कहीं पे कर गई है, तो नीचे से जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट की तरफ पूरा ही नहीं जा रहा, तो कंजेशन की वजह से नीचे पूलिंग होगी, ठीक है, टांगों में हाथों में, तो इसकी वजह से जो है ना ब्लड की पूलिंग ही होगी, जिसकी हम कहते हैं साइनोसिस, मतलब बिलूनेस हो जाएगी। बिलूनेस, अगर ये बिलूनेस हो गई है ना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये कंजेशन है, ये क्या है हाइपरीमिया रेड, इसकी वजह क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, आर्ट्रियोलर डायलिटेशन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कंजेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, सारे का सारा वीनस पूलिंग की वजह से। इसकी मेन वजह क्या है, हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या कहीं से वेन जो है ना, ये जो मेरी वेन जा रही है सपोज करें, तो यहाँ से अगर ब्लॉक है ना तो पीछे सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रुकता रहेगा, और CO2 है डीऑक्सीजनेटेड है तो वो ब्लू हो जाएगा, जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। अगर आपसे कहे कि कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन बताएं जिसके अंदर हमारे बॉडी रेड हो जाए, देखो यार जिस दिन मैं जिम लगा के आऊँगा उस दिन मैं अपनी बॉडी दिखाऊंगा, ठीक है। आजकल थोड़े से जिम है, जब बंदा जिम करता है ना तो ये अमूमन जो फेयर स्किन वाले होते हैं उनकी जो है ना मेरी सारी ये स्किन रेड हो जाती है, वो क्या होता है हाइपरीमिया हो जाता है। वजह यही है कि एक्सरसाइज करने के दौरान जो है ना ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, और ब्लड फ्लो जो है ना वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, इसको भी हम हाइपरीमिया कहते हैं। ये पैथोलॉजिकल है इन्फ्लामेशन। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, जो बंदे एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा, या फिर रनिंग के बाद आपका चेहरा लाल सा हो जाता है ना, होता है ना यार, जिसे नहीं पता वो रन करके देख लेगा, उसके हाइपरीमिया हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करना। अगर तो वीनस कंजेशन है ना, अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वीनस कंजेशन में क्या होगा, क्रोनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी होगा। अगर क्रोनिक मतलब पुरानी है तो फिर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पूलिंग होती रहेगी, जिसकी वजह से ना सराउंडिंग जो टिश्यू है ना उसकी परफ्यूजन जो है ना वो कम हो जाए, क्योंकि वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन तो आ नहीं रही, तो परफ्यूजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया की वजह से जहाँ सेल डेथ हो जाएगी, और वहाँ पर आपको फाइब्रोसिस था एक एरिया नजर आएगा, ठीक है, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। अब क्या है, ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड पूलिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे ब्लड पूल हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो पानी का प्रेशर है ना वो इंक्रीज हो गया वेसल्स के ऊपर, क्या होगा फ्लूइड ओजिंग, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा हो जाएगा सारे का। हाइड्रोस्टेटिक ब्लड पूलिंग की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, फ्लूइड जो है ना ओज आउट हो गया वेसल से, और एडिमा की कंडीशन आ गई। कैपेलरी जो है ना इसके अंदर छोटी छोटी जो कैपेलरीज हैं, जब एडिमा उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो वो फट सकती हैं, नाजुक सी तो बेचारी होती है, नन्ही मुन्नी सी। अच्छा, अब जो है ना कंजेशन जो होता है ना वो लंग्स और लीवर के अंदर भी हो जाता है इन कैपेलरीज, मतलब अगर लंग्स और लीवर के अंदर हो तो वो कैपेलरीज की ब्रस्टिंग तो आपको पास होगी, ठीक। मॉर्फोलॉजी में क्या है, एरिया जो होता है ना जो कंजेस्टेड एरिया होगा वो एक तो गीला गीला आपको जो है ना फील होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड जो है ना ओज आउट वहाँ से कर रहा होगा, माइक्रोस्कोपिकली पल्मोनरी कंजेशन, मतलब लंग्स के लेवल के ऊपर अब हम पहुँच गए। उसके अंदर एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन, क्रोनिक हो गया। एक्यूट में क्या होगा, पल्मोनरी कैपेलरीज जो होता है ना फिल्ड विद ब्लड जो होता है ना, जो कि पल्मोनरी की जो लंग्स की जो कैपेलरी है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल होगी। अब वो इनग्रूज्ड मतलब इस तरह फूली हुई नजर आएंगी, ठीक है, हद से ज़्यादा, जिसकी वजह एल्वियोलर सेप्टल एडिमा, एल्वियोलाई के अंदर जो है ना वो सारे का सारा पानी आना शुरू हो जाएगा, इसे हम कहते हैं एल्वियोलर सेप्टल एडीमिया, और ये इन्वेसिव हेमरेजेस करवाएगा, जिसकी वजह से सेप्टल एडिमा भी यहाँ पे क्या होगा, फिर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और सेप्टिल जो है ना वो एडिमा होना शुरू हो जाएगा। क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशन में क्या होगा, सेप्टा जो थिकंड हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, वहाँ पे लंग्स के अंदर आपको ना फाइब्रोस सा एक एरिया नजर आएगा। मैक्रोफेज जो होता है ना अकोमोडेटिंग क्रोनिक, मैक्रोफेज अगर आपको नजर आए तो वो क्रोनिक की कंडीशन है बस। लीवर के अंदर एक्यूट हो गया और क्रोनिक लीवर कंजेशन। एक्यूट में क्या होता है, सेंट्रल वीनस एंड साइनोसाइड जो है ना वो डिस्टेंड, लीवर के अंदर जो साइनोसाइड्स होते हैं ना सेंटर वाले वो डिस्टेंड हो जाते हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड अकामुलेट हो जाएगा और इसकी वजह नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्रोसिस जो है ना हमेशा सेंट्रल पार्ट के अंदर होगी, क्योंकि पेरिफेरल में तो कुछ ना कुछ खून आ ही जाएगा साइडों से, लेकिन सेंटर में खून नहीं जा रहा ना यार, क्योंकि वहाँ से अडीमा हुआ हुआ, तो सेंट्रल नेक्रोसिस आपने कहना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लीवर के अंदर एक्यूट के अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस हो गया, पेरिफेरल जो है ना वो कंपनसेट की जा सकती है साइडों से आगे के। जबकि क्रोनिक में क्या होता है, सेंट्रल एरिया जो है ना वो डिप्रेस्ड होता है। सेम वैसे ही एक्सेसिव ब्लड यहाँ पे, अब क्रोनिक अगर पुराना है तो दरमियान से लीवर ही जो है ना वो मरा हुआ नजर आएगा, हेमरेज और मैक्रोफेजेस के अंदर। अब एडीमा की थोड़ी सी है। एडीमा क्या होता है, अकामुलेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द टिश्यू हो गया। एडीमा जो होता है ना वो टिश्यू का भी हो सकता है, बॉडी कैविटीज़ का भी होता है। बॉडी कैविटी में क्या होता है, एफ्यूजन। अगर तो एडीमा प्लूरल कैविटी के अंदर मतलब लंग्स के अंदर, तो हम कहते हैं हाइड्रोथेरिक्स। अगर वो पेरिकार्डियल मतलब दिल के ऊपर है तो हम इसे कहेंगे हाइड्रो पेरिटोनियम, पेरिकार्डियल, सॉरी, हाइड्रोथोरैक्स हाइड्रोपेरिकार्डियल। और अगर पेरिटोनियम मतलब पेट के अंदर तो हाइड्रोपेरिटोनियम। सिर्फ हाइड्रो साथ लगा देना, बाकी आप वो टर्मिनोलॉजी। एनेस्क्रा जो होता है ना, एक इसने कंडीशन लिखी है जो भी टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है, सवेयर एडीमा हो जाता है, जो कि जो सबकुटेनियस टिश्यू है ना उसके अंदर अगर सवेयर एडीमा होगा और कैविटी जो होता है ना वो जो छोटी छोटी कैविटी ना वो भी फ्लूइड से भर जाए, मतलब गंदे वाला जो एडीमा होता है ना, हद से ज़्यादा गंदा एडीमा। ठीक है, मतलब यूँ इतने इतने बड़े हाथी की तरह फूले हुए आपको नजर आएंगे इनके हाथ पाँव। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल मैकेनिज्म में देखो, आर्टीरियल एंड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आ रहा है, फ्लूइड लीक होगा ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। प्रोटीन यहाँ पे अकामुलेट होते हैं, वो क्या कहते हैं, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना उसको अंदर रखने की कोशिश करती हैं ताकि फ्लूइड बाहर ना जा सके, ये नॉर्मल होता है। अगर तो फ्लूइड लीक हुआ तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ना प्रोटीन जो अकामुलेट है वो प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा ताकि वो रीअब्जॉर्प्शन कर सकें। ठीक है, अगर ये प्रेशर ज़्यादा तो ये प्रेशर ज़्यादा करके इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, वो बार बार रिपीट हो रही है। जो ना हो सका वो लिम्फ नोड के जरिए जो थोरेसिक राइट एट्रियम से सर्कुलेशन करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना एक बैलेंस होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक, मतलब जो पानी की वजह से जो प्रोटीन के दरमियान ये वाला लग रहा है ना प्रेशर, ये हाइड्रोस्टेटिक और ये इनके दरमियान एक बैलेंस ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो काम ख़राब है। तो हम कह सकते हैं एडीमा के अंदर अगर टू मच हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बैलेंस ख़राब हुआ, हाइड्रोस्टेटिक अंदर वाला प्रेशर पानी का ज़्यादा हुआ तो वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, फोर्स लीक करेगी। या फिर अगर प्रोटीन की कमी है किसी बंदे के तो वो कोलाइडल इसको रोक नहीं सकेगा, तो हालांकि वो हाइड्रोस्टेटिक जो नॉर्मल है लेकिन कोलाइडल कम है तो फिर भी जो है ना एडीमा हो जाएगा, सिंपल। या फिर जो यहाँ पे साइडों पे जो बचा कुछ है टनल फ्लूइड उसको लिम्फ वेसल लेके जा रही है, अगर लिम्फ नोड ही ब्लॉक है या लिम्फ वेसल ब्लॉक है फिर भी ये तीन कंडीशन आपके पास एडीमा की आ गई ना। अब सबसे पहले मैंने कहा इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इशू है वीनस रिटर्न का। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो है ना वो वेन के पास जो है ना वो हार्ट के अंदर क्या कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ना वीनस रिटर्न ठीक नहीं जा रहा। जब ठीक नहीं जाएगा तो इंफीरियर वेना के के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड जो है ना पूल कर देगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपको एक बताया गया, ठीक है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करता है और वो लोकलाइज्ड एडीमा करता है। मतलब अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए ना तो उसकी वजह से जो बाजुओं और टांगों के ऊपर जो है ना आपको उसके बाजू और टांगें जो है ना वो फूली फूली नज़र आएंगी। लेकिन अगर उसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जिस बंदे का हार्ट फेलियर हो ना उसके ऊपर भी स्वेलिंग आपको एडीमा नज़र आते हैं, उसके पाँव कभी देखें कभी हाथ देखें उसकी आंखें देखें खुसूसन एडीमा नज़र आएगा। मतलब हर जगह उसको एडीमा दो। अगर जनरल एडीमा हो तो आपने कहना है कि ये जनाब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, बंदे को देख के आपने पता लगा लेना है। अगर उसके सिर्फ बाजू और हाथों पे हैं तो आपने कहना है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसका इंक्रीज हुआ, कोई और बीमारी है। अगर पूरी बॉडी के ऊपर है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। अब वीनस प्रेशर जो होता है ना वो क्यों कम होता है, या तो कार्डिक आउटपुट कम है, मतलब दिल जो है ना वो ऐसा जो जोर नहीं लगा रहा, दिल के अंदर भी कुछ कामुलेट हो रहा है, कुछ पीछे जो जितना भी वीनस रिटर्न आ रहा है वो कामुलेट हो रहा है, इसकी वजह से वीनस प्रेशर कम। उसके बाद जब कार्डिक आउटपुट या फिर कम है ना, वजह क्या है, रीनल सिस्टम के पास जो है ना वो ब्लड कम जा रहा है। अब जब कार्डिक आउटपुट जो है ना वो कम हुई है ना तो क्या होगा, रीनल सिस्टम, ये जो किडनी हमारे पास पड़े हैं यहाँ से पूरा ब्लड नहीं आया, किडनी के पास भी पूरा ब्लड नहीं आया, क्या होगा, ये किडनी डिटेक्ट करेंगी, ओ माय गॉड हमारे पास तो जिसमें इसको लगेगा कि पानी की कमी हो गया, वाटर और साल्ट जो है ना वो कम हो गया, किडनी डिटेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, वह सोचेगा कि सोडियम जो होता है ना वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना, ये हमारे पास नेफ्रॉन होता है ना, प्रोक्सिमल लूप ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि सोडियम भी कम पहुँच रहा है, पानी भी कम पहुँच रहा है। यहाँ पे क्या होगा, मैक्यूला डेंसा होता है, आपको पता होगा। मैक्यूला डेंसा क्या करेगा, वो जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिवेट करेगा मैक्यूला डेंसा किसको, रेनन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है ना उसको एक्टिवेट करेगा।
जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो गया वो क्या करेगा, वो यहाँ से मज़ीद पानी को ऑब्जर्व कर, हालांकि यहाँ पे पहले पूलिंग हो चुकी है पानी की, लेकिन इसके पास कम पहुँच रहा है, इसने मज़ीद जो है ना किडनी से पानी जो है ना ब्लड के अंदर डालना शुरू कर दिया। सोने पे सुहागा, पहले ही हम पानी से लड़ रहे हैं, इसने मज़ीद पानी जमा करवा दिया। एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, जहाँ पानी जाएगा वहाँ पे नमक, जहाँ पे नमक वहाँ पे पानी, दोनों का सेम रूट होता है। तो क्या होगा, वॉल्यूम पहले ही ज़्यादा था, वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया। अगर तो फिर उसके हमने दिल को ठीक कर लिया, ठीक है, कार्डिक आउटपुट ठीक होगी तो वो कंपनसेट कर लेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा फोर्सफुली और मेंटेन कर लेगा। लेकिन उसका दिल अगर कमज़ोर है, बूढ़े बाबू का दिल है या टूटा हुआ दिल है, कोई तोड़ गया उसका दिल, क्या होगा, उसके ऊपर पहले ही लोड ज़्यादा था और लोड ज़्यादा हो गया, और लोड ज़्यादा हुआ, कार्डिक आउटपुट और डिप्रेस होगी, और डिप्रेस होगी तो वो ये उसका केस और वर्सन हो जाएगा, और हत्ता कि वो लंग्स के अंदर जा सकता है उसका एडीमा, और वो अल्लाह को प्यारा। समझ आ गई ना मेरी बात। सिंपल आपने कहना है कि कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से रीनल सिस्टम के पास काम किया, रीनल सिस्टम ने अपना काम, इसने ना बॉडी को सोचा कि बॉडी के पास पानी और नमक कम है, मैक्यूलर डेंसा एक्टिवेट किया रेनिन एंजियोटेंसिन, उसने मज़ीद अब्जॉर्प्शन करवा ली। हालांकि इसने काम तो अच्छा किया है अपनी तरफ से, लेकिन वो उसका दिल ही बेचारे का साथ नहीं दे रहा। अगर दिल साथ दे रहा होता तो वो तो फिर ठीक है, अगर दिल ही नहीं साथ दे रहा तो लोड ज़्यादा हो जाएगा, पानी और ज़्यादा बढ़ गया, कार्डिक आउटपुट। अब देखो हमने अब क्या करना होता है इस कंडीशन के अंदर, हमने सबसे पहले जो है ना वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को इनहिबिटर करना है, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन मतलब नमक और पानी जो है ना इसकी रीअपटेक को, जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको रोकना है इस कंडीशन के अंदर। जब हमारा दिल अच्छी से काम, आपने फार्मा कीमो के अंदर पढ़ा होगा, स्पायरोलैक्टोन्स दे देते हैं या फिर डायूरेटिक, जो पानी को ज़्यादा निकाले, हार्ट के ऊपर लोड कम करे, ताकि हार्ट जो है ना वो थोड़ा सा ईजी हो और फिर काम करे। क्योंकि हार्ट पहले ही एक बोरी उठा रहा है पानी की, अगर उसके ऊपर 2 बोरियाँ लगा देंगे तो वो और लोड बढ़ जाएगा, वो उठा ही नहीं पाएगा, मर जाएगा। इस वजह से हम क्या करें, एक बोरी तो है ना उसको, उस बोरी को भी आधा कर दें, डायूरेटिक दे दें, पानी की बोतलें उसके ऊपर से और कम कर दें, जिसकी वजह से हार्ट की जो है ना वो थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम कम होगा, थोड़ा सा एक्टिवेट होगा। या फिर दिल के जो है ना वो, अब आपने पढ़ा होगा फार्मा के अंदर, चल मैं बता ही देता हूँ, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 होते हैं ना, ये सारे के सारे सिंपैथेटिक जो किसके होते हैं रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, ठीक है। बाकी जो दूसरे होते हैं ना वो M1 M2 थोड़ा MN थोड़ा और NN था, ठीक है। ये सारे के सारे क्या थे, जो कि सिंपैथेटिक एक्टिव है। अल्फ़ा 1 और बीटा एगोनिस्ट वगैरह, जो बीटा रिसेप्टर, मतलब ये बीटा 1 किसको करता था, हार्ट और जेजी सेल के ऊपर एक्टिवेट करता था, इसकी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवाता है। तो हम बीटा एगोनिस्ट दे देंगे ताकि जो इसकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना वो इंक्रीज़ हो सके। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। ये थी सारी की सारी हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर जो चेंजेस आई। अब जो है ना मैंने कहा जो प्रोटीन की वजह से यहाँ पे जो है ना प्रोटीन की ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी वो हम देखते हैं। प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो कम हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास एडीमा हो जाएगा। हालांकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नॉर्मल था, लेकिन उसका प्लाज्मा जब कम होगा ना कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो भी खतरा है बॉडी के लिए। क्या होगा, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होगी। एल्ब्यूमिन या तो बन ही कम रहा है या बन तो ठीक रहा है, लेकिन किडनी जो है ना उसको हद से ज़्यादा एक्सक्रीट कर रही है किसी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। एक है बन कम रहा है, एक है बन ठीक रहा है लेकिन हद से ज़्यादा एक्सक्रीट किया जा रहा है बॉडी से। ये दो कंडीशन आपके पास आ गई। अब इंजरी हो सकती है, बन लीवर के अंदर अगर इंजरी होगी तो एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, ज़ाहिर बात है वो मशीनरी ख़राब हो जाएगी। अगर तो एक्सक्रीट कब होगा, जब नेफ्रोटिक किडनी की कोई डिजीज़ होगी, इसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसकी वजह से पोर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है ना डिस्ट्रॉय कर देंगे तो पोर से जो है ना एवं खाम खाई हर चीज़ निकलती जाएगी, तो इसी के साथ एल्ब्यूमिन भी निकलता जाएगा। और प्रोटीन जो है ना यूरिन के अंदर, आप उसका टेस्ट करेंगे, प्रोटीन यूरिन के अंदर जिसे कहते हैं प्रोटीन और यूरिया, ठीक है, यूरिन और प्रोटीन के अंदर। अब फ्लूइड जो है ना वो लीक होगा, लीक होने से हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लीक होगा, वीनस रिटर्न जो है ना, क्योंकि ब्लड वेसल से अब फ्लूइड जो है ना वो एडीमा करवा रहा है, तो वेसल के अंदर फ्लूइड कम हो गया, जिससे हम कहते हैं हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया हुआ, वीनस रिटर्न कम हुआ, कार्डिक आउटपुट कम हुई, कार्डिक रीनल फ्लो कम हुआ, रीनल फ्लो कम हुआ तो GFR कम हुआ, जिसने सेंसर किया, इसने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कराया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करवा दिया, सोने पे सुहागा। अब रेनिन एंजियोटेंसिन जब एक्टिवेट हो गया, इसने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करवाया, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना वो क्या करेगा, ये देखो वेसल है ना, जब और मज़ीद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा तो और इसमें अंदर से जो है ना वो फ्लूइड लीक होना शुरू और हाइपोवोलीमिया हो जाएगा,
ठीक है। वेसल के अंदर और फ्लूइड कम और एडिमा के अंदर और ज़्यादा इजाफा। पहले अगर एडिमा इतना था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो ज़्यादा हुआ तो एडिमा और ज़्यादा हो गया। तो ये फिर ये वही कंडीशन है कि वर्सन कर देगा इसको मज़ीद। कौन? रेनन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटर जो है, जो कि GFR कम होने की वजह से बॉडी ने सेंस किया था। ठीक है, इसका क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है रेनन एंजियोटेंसिन का, तो वही काम है। अब जो है ना हमारे पास क्या है, नंबर तीसरी कंडीशन है कि एडिमा की, जो कि है हमारे पास लिम्फेटिक जो है ना सिस्टम ही नहीं काम कर रहा, जिसने साइडों वाला फ्लूइड लेके दोबारा वीनस रिटर्न की तरफ लेके जाना है, राइट हाइट। वजह क्या है? या तो इन्फेक्शन हो सकता है या नियोप्लास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। इन्फेक्शन में क्या होता है? पैरासाइट की इन्फेक्शन। आपने पैरासाइटोलॉजी में व्यूकेरिया बेनक्रॉफ्टी पढ़ा होना, जो कि एलिफेंटियासिस करवा रहा था। इसी तरह एक फिलेरियासिस जो है ना, फिलेरियासिस वो है पैरासाइट। वो क्या करता है? लिम्फेटिक वेसल के अंदर जाकर वहाँ के ब्लॉकेज करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसके जो है ना वो लिम्फ वेसल जो है ना वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो जितना भी फ्लूइड होता है वहीं पर रुक जाता है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। या फिर नियोप्लास्टिक चेंज में क्या होता है? जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? सुपरफिशियल लिम्फ नोड जो होता है ना वो ज़्यादा फूल जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं प्यूडी ऑरेंज स्किन। आपने ये ब्रेस्ट वाले चैप्टर में एनाटमी के अंदर पढ़ा होगा, प्यूडी ऑरेंज। ठीक है, अब थेरापी क्या है? हमने क्या किया, नंबर सेकंड पे हम ये कर सकते हैं कि जब किसी का अगर ब्रेस्ट जो है ना वो कैंसर था, तो उस फीमेल का हमने ब्रेस्ट निकाल दिया। ठीक है, ये ब्रेस्ट रिमूव कर दिया। ब्रेस्ट के अंदर क्या थे? लिम्फ नोड थे, एक्सिलरी लिम्फ नोड उसके साथ पड़े हुए थे। बाकी जो है ना वो और भी काफ़ी लिम्फ नोड होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, सर्वाइकल थे और कुछ। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अब लिम्फ नोड भी हमने रिमूव कर दिए, तो लिम्फ बेचारा कहाँ जाएगा? वो यूं ही घूमता घूमता बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, तो ड्रेनेज नहीं होगी, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, तो लिम्फ एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेसिव सोडियम और वाटर रिटेंशन भी जो है ना वो एडिमा की एक बड़ी वजह है, इन सब के अलावा भी। अब सबकुटेनियस एडिमा जो है ना वो क्या करता है कि एक तो कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से होता है या फिर रीनल प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास सबकुटेनियस एडिमा होता है। वाउंड हीलिंग जो होता है ना इम्पेयर्ड इन दी एडिमा पेशेंट। जो एडिमा का पेशेंट है ना, अब देखो यहाँ पे अगर मुझे चोट लगी खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो यहाँ पे हीलिंग होनी होती है यूँ सुकड़ के। अगर पहले ही यहाँ पे एडिमा है तो जिन्होंने साथ आके मिलना था एडिमा ने उन्हें और मज़ीद दूर कर दिया, तो इसकी वजह से वगैरह इम्पेयर्ड हो जाती है वाउंड हीलिंग। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, मतलब ये अगर हार्ट है ना, सपोज करें समझाने के लिए, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये जो है ना इसका फेलियर की वजह से हमारे पास जो है ना वो लंग्स के अंदर बैक फ्लो सारे का सारा रह जाता है। ठीक है, जिसकी वजह पल्मोनरी एडिमा। रीनल फेलियर हो सकता है या अक्यूट पल्मोनरी डिस्ट्रेस हो गई या फिर लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई, सारे के सारे। अब है मॉर्फोलॉजी, सबकुटेनियस, लंग्स, पल्मोनरी और ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, ठीक है, ये दिमाग के अंदर या सबकुटेनियस के अंदर नहीं है। सबकुटेनियस में क्या होता है? डिफ्यूज होता है और एयर अवे फ्राम दी हार्ट होता है। ठीक है, लेग्स जो होता है ना उसके ऊपर जो है ना, सबकुटेनियस हमेशा लेग्स वाली साइडों पे अवे फ्राम दी हार्ट, दिल से हमेशा दूर होगा, तो उसे हम कहेंगे सबकुटेनियस, जो स्किन के पास। पिटिंग एडीमा, पिटिंग एडीमा पता क्या होता है? यहाँ पे एडीमा होगा ना, यहाँ पे आप उंगली लगाएंगे ना उस पेशेंट की, तो काफ़ी देर तक ये अंदर उंगली का निशान, उंगली लगा के छोड़ेंगे तो अंदर धुसा रहेगा, इसे हम कहते हैं पिटिंग। अगर यूं करके फ़ौरन कर रहे हैं और सीधी स्किन हो जाए, इसे हम कहते हैं नॉन पिटिंग। तो वो कह रहे हैं पिटिंग एडीमा मतलब जो पिट बना देता है स्किन के अंदर, एक गड़ा सा बना देता है, उसे हम कहते हैं पिटिंग। लंग्स और पल्मोनरी, वैसे मैं कहते हैं लंग्स जो होता है ना वो 2 से 3 टाइम जो है ना अपने से ज़्यादा जो होता है ना वो उसके अंदर फ्लूइड जो है ना वो ज़्यादा साइज से बढ़ जाता है। अगर रीनल एडिमा होगा तो वो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब अगर किसी की ना आईलेड्स की स्वेलिंग होगी ना, आपने कुछ देखे होंगे बंदे जिनकी आंखें जो है ना वो सूजी हुई होती हैं, हद से ज़्यादा यूं यूं सूजी होती है, तो आपने देख के बंदे को बता देना कि जनाब इसको रीनल प्रॉब्लम है। तो रीनल एडिमा उसे हम कहते हैं कि जो रीनल किडनी की इनसफिशेंसी की वजह से होता है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा, उसकी आंखों के गिर्द गिर्द जो है ना वो एडिमा, आपको आंखें यूँ सूजी हुई जिस तरह किसी ना शहद की मक्खी ने काटा हो उसे। लंग्स एडिमा क्यों होगा? तो उसकी क्या निशानी है? फ्रॉथी ब्लड, उसका ब्लड जो है ना वो झाग वाला होगा। उसके अंदर अगर आप डिटेक्ट करेंगे तो आपको एयर बबल्स जो है ना वो उसके अंदर नज़र आएंगे, तो आपने समझ आना कि इसके ना और एयर बबल्स और उसके अंदर आरबीसी जो है ना लंग्स जो ब्लड है ना उसके अंदर और लंग्स के अंदर आपको खसूसन आरबीसी नज़र आएंगे और फ्रॉथी ब्लड झाग वाला जो है ना आपको ब्लड नज़र आ जाएगा, तो आपने कहना ये लंग्स की प्रॉब्लम हो रही। ब्रेन एडीमा का क्या है? जनरलाइज्ड भी हो सकता है, लोकलाइज्ड भी हो सकता है। देखो जनरलाइज में क्या होता है? जो सल्काई होती है ना वो या तो नैरो होंगे, ठीक है, जो गहराई है ना वो एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है, गहराई जो है ना वो हमेशा एक्सटेंड होंगे GE, जबकि सल्काई है ना SN सुन, सल्काई हमेशा नैरो होंगे, क्योंकि एडीमा हुआ है ना ब्रेन का, ठीक है, यहाँ पे सारा पानी है, तो जो सल्काई हैं वो मज़ीद सुकड़ जाएंगे, जबकि जो गहराई है ना वो एडीमा की वजह से जो है ना वो ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाए, गहराई ज़्यादा एक्सटेंडेड, सल्काई जो है ना वो थोड़े से नैरो हो जाएंगे, बस ये बात है।
अब जो है ना हमारे पास है हेमरेज। हेमरेज बेसिकली क्या है? ब्लड की एक्सट्रावेगेशन। अब वजह क्या है? वेसल वाल डैमेज हो जाती है, कोई भी वेसल की डैमेज की वजह से क्लॉटिंग जो होता है ना वो, या फिर इनएडुकेट जब रैप्चर हो गया तो वहाँ पे क्लॉट ही नहीं मार रहा, तो निकलता जा रहा है वो हद से। क्रोनिक कंजेशन जो है ना वो, या ट्रॉमा हो गया, या फिर हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना इसकी मेन कंडीशन है। अब इसके अंदर इन्फ्लामेशन जो होता है ना बेसिकली क्या है? एक इसकी वजह है वो क्या कहते हैं, रैप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल, जो कि रैप्चर करेंगे नियोप्लास्टिक सेल जो है ना वो क्या करें, एरोजन काजिंग है, मतलब कैंसर वाले जो सेल है। अगर लार्ज आर्टरी के अंदर हेमरेज होगा तो एक्सेसिव लीकेज होगा। इसकी कंडीशन अगर 20% जो है ना ब्लड है तो वो फैटल है, ख़तरनाक है। लेकिन अगर 40% किसी एक्सीडेंटल केस में 40% से ज़्यादा ब्लड जो है ना वो निकल गया ना, तो समझे बंदा अल्लाह के प्यारा हो गया, मर जाएगा। ब्लीडिंग रिस्क कौन कौन से, जो ब्लीडिंग को जो है ना वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर कौन से हैं? एक तो वेसल वाल डैमेज हो जाएगी, या प्लेटलेट, जिससे नवाज शरीफ के जो है ना प्लेटलेट वो कम हो गए थे, पता नहीं हुए थे कि नहीं हुए थे, डॉक्टर अदनान साहब भी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। एनीवेज गैर सियासी पोस्ट है यार। अच्छा, कोआगुलेशन फैक्टर उसकी कमी हो सकती है, फैक्टर 2, 7, 9, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 और विटामिन के, जो कि आपने बायोकेम के अंदर पढ़ा होगा कि वो कोआगुलेशन करवा रहा है। तो 2, 7, 9, 10 और विटामिन के जो है ना वो अगर उसकी कमी है तो ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखो टाइप्स क्या हैं, या तो इंट्रासेलुलर हेमरेज होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर हेमरेज होगा। देखो इंट्रासेलुलर में क्या होता है, हेमाटोमा फॉर्म है ब्रेन के अंदर, आपको पता है ना एक क्लॉट सा बना जिसे हम हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है। वो सब ड्यूरल, अगर ड्यूरामेटर के ऊपर है तो एपीड्यूरल, अगर ड्यूरामेटर के नीचे है, ड्यूरा और पायामेटर के दरमियान, तो इसे हम कहते हैं सब ड्यूरल, ठीक है। ये क्या करेगा, एयोटिक एनोरिज्म की वजह से ब्लीडिंग इन दी कैविटी, तो अगर तो प्लूरल कैविटी लंग्स के, यार कौन लूगा कान है खाम खा तंग कर रहा है। हीमो पेरिकार्डियम होगा अगर तो पेरिटोनियम के अंदर हीमोपेरिटोनियम, अगर तो वो प्लूरल कैविटी में तो हीमोथोरक्स लंग्स के अंदर यानी जा रहा है ना, ठीक है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग और हेमरेज की वजह से जो है ना वो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। वजह क्या, आरबीसी ज़्यादा ब्रेड, बिलिरुबिन और बिलिवर्डन वो सारा मैकेनिज्म आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर हेमरेज में क्या होता है, एक्सटर्नल हेमरेजेस जो होते हैं ना वो सारे के सारे होते हैं। अच्छा, अब एक्सटर्नल हेमरेज भी तीन के होते हैं, एक होता है पेटिकियाई, एक हमारे पास है परप्यूरा, और एक हमारे पास होता है एक्मोसिस हो गया, ठीक है। पेटिकियाई, परप्यूरा और एक्मेकोसिस हो गया। पेटिकियाई में क्या होता है, अगर तो जिस्म के ऊपर जो है ना छोटे 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 छोटे, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूँ, अगर तो जिस्म के ऊपर बिल्कुल छोटे 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 यूं 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 करके निशान नजर आए, इसको हम कहते हैं पेटिकियाई। मतलब 1 से 2 mm होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं यार, ये जो कुछ मैंने ज़्यादा बड़े बना दिए। वजह क्या है, आपने फोरेंसिक के पढ़ा होगा, जो हैंगिंग डेथ होती है ना, हैंग करने के बाद किसी को मारा जाता है, जुडिशियल हैंगिंग या जिस तरह सुसाइडल हैंगिंग, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो स्किन जो है ना वो म्यूकोजल सरफेस के ऊपर जो है ना इस तरह के अगर नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि ये उसने हैंग, किसी बंदे ने इसको हैंग करके मारा है। स्किन के म्यूकोजल सिरोजल सरफेस के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट डिफेक्टिव हो सकती हैं, या वेस्कुलर फ्रेजाइल हो सकती है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये पर्टिकुलर हेमरेजेस हो सकते हैं। परप्यूरा, अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ ना, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, मतलब 3 to 5 mm कर दूँ, तो क्या होगा, ट्रोमा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं परप्यूरा। एक्मेकोसिस क्या होगा, अगर 1 से 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, मतलब इतना बड़ा अगर आपको मिल जाए, और इसके साइडों पे ना आपको एक नील सा पड़ा हुआ नज़र आए, ठीक है, साइडें जो है वो नील मार्जिन पे आपको नील नील नज़र आए, तो आपने इसके क्या कहना है, ये एक्मेकोसिस हो गया। होप सो अब आपको नहीं भूलेगा। परप्यूरा बिल्कुल छोटे, फिर हमारे पास पेटिकियाई बिल्कुल छोटे, परप्यूरा उससे बड़े 3 to 5 mm, फिर एक्मेकोसिस 1 से 2 सेंटीमीटर, ये mm है और ये सेंटीमीटर है, ठीक है, ये याद रखना है। बस ये था इसके बारे में। मार्जिन जो थे ना वो साइनोज होती हैं, इसके अंदर आपने नील वाला कंसेप्ट याद कर लेना, बॉडी नीली नीली हो जाती है। अब हमारे पास हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस के दरमियान जो है ना वो फ़र्क है। हीमोस्टेसिस बेसिकली क्या है, मतलब ये नॉर्मली जो होता है ना वो हीमोस्टेसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। थ्रोम्बोसिस के अंदर भी ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये अब प्रोसेस है। थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, अब नॉर्मल क्लॉट बनता है जो कि पैथोलॉजिकली है, जो डेंजरस है बॉडी के लिए, बगैर हमें खाम खा चुप करके क्लॉट बन के। जबकि हीमोस्टेसिस क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब ट्रोमा होता है तो क्लॉटिंग होती है ताकि हमें हेमरेज से ज़्यादा ब्लड लॉस से बचाया जा सके। नॉर्मल क्लॉट जो होता है ना फिजियोलॉजिकली, अच्छा अब इसके अंदर ये जो है ना फिजियोलॉजिकल है, और ये हीमोस्टेसिस ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, रेगुलेटेड स्टेप है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हेल्प करता है टू सील दी, जो भी वाल रैप्चर हुई होती है ना उसको सील करने में मदद देता है। मिट गया, शुक्र है मैंने कहा। अच्छा,
अब जो है ना हीमोस्टेसिस जो है ना इन्वॉल्व किसके अंदर, हीमोस्टेसिस के अंदर एक तो एंडोथीलियम इन्वॉल्व होती है जो ब्लड वेसल के अंदर होती है एंडोथीलियम वो, फिर प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है, फिर कोagulation फैक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आर्ट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, मतलब जो ही ये रैप्चर हुआ ना तो आर्टरी जो है ना वो आके कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देंगे ताकि हम ब्लड को रोक लें। रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म, मतलब नर्वस सिस्टम के ज़रिए उसको रिफ्लेक्स आ जाता है। फिर एंडोथीलियम जो है ना वो कुछ वेजो कंस्ट्रिक्टर रिलीज़ करते हैं, ये जो अंदर अंदर एंडोथीलियम होते हैं ना ये कुछ वेजो कंस्ट्रिक्टर रिलीज़ करते हैं जो इसको ना सुकेट देता है ताकि ब्लड जो है ना वो ज़्यादा लीक ना करे। ये होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, एंडोथीलियम जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, वो उसके जब जो ही एंडोथीलियम को इंजरी होती है ना तो कुछ फैक्टर एक्सपोज है जिसके अंदर पहला है कोलेजन और फिर वॉन विल ब्रेंड फैक्टर हो गया। एक कोलेजन फैक्टर एक वॉन विल ब्रेंड फैक्टर है। प्लेटलेट हैव रिसेप्टर, ठीक है, मतलब प्लेटलेट ये है ना, सपोज करिए ये प्लेटलेट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेटलेट, इसके पास जो है ना रिसेप्टर होते हैं जो एंडोथीलियम जब इंजरी होती है तो वह वॉन विल ब्रांड जो होता है ना फैक्टर बना लेती है। तो प्लेटलेट यूं ही अवारागर्द फिर रहा होता है, इसके रिसेप्टर देखते हैं ओ माय गॉड यहाँ पे वॉन विल ब्रांड जो है ना फैक्टर एक्सपोज हुआ ज़रूर यहाँ इंजरी हुई है, तो ये प्लेटलेट जाके उससे ना शादी कर लेता है, उसके साथ मिल जाता है। तो क्या होगा, वहाँ पे जाके फिर इकट्ठे हो जाएंगे, अकामुलेशन हो जाएंगे, अकामुलेशन ऑफ प्लेटलेट हो गया, एडहिजन हो गया, और फिर वहीं एडहिजन के बाद एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, जहाँ पे जो इंजरी हुई थी ना यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे एक प्लग सा बना देंगे। इस प्लग को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी प्लग कहते हैं। ये बिल्कुल नरम मुलायम सा मासूम सा होता है, ठीक है। अब प्लेटलेट पहले तो यहाँ पे जब अकामुलेट होते हैं ना ये गोल गोल होते हैं, लेकिन ये फिर गोल से ना डिस्क शेप के अंदर आना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर कर लिया जा सके, जो हेमरेज हुआ है उसको कवर किया जा सके, यहाँ पे जो गैप है उसको फिल किया जा सके। सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं और ये ना कुछ ऐसी बदबू जो है ना रिलीज़ करती है या खुशबू रिलीज़ करते हैं कि दूसरे जो प्लेटलेट होते हैं वो खाम खा इनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं तमाशा देखने के लिए, तो वो भी आके यहाँ पे चमट जाते हैं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा ये प्लग बन जाता है जिसे प्राइमरी प्लग कहते हैं। होप सो मैं समझा पाया हूँ। अब जो है ना वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, टिश्यू फैक्टर जो है ना वो एक्सपोज हुए हैं। फैक्टर 7A जो है ना वो यहाँ पे था हमारे पास कोलेजन और वॉन विली ब्रेंड फैक्टर प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होता है, जो टिश्यू फैक्टर है ना वो एक्सपोज होगा, उसमें कौन सा है, टिश्यू फैक्टर 7 एस से सेकेंडरी, एस से हमारे पास 7, एस से याद कर लेना, ठीक है, मैंने यूँ किया हुआ था। क्या होगा, फैक्टर 7 स्टिमुलेट होगा, वो क्या करेगा, फिब्रिन जो भी डिपॉजिट है ना उसकी कोगुलेशन करवा देगा, और वो इंट्रिंसिक भी हो सकती है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, मतलब इसने ना फिब्रिन की डिपॉजिशन करवा देनी है जिसकी वजह से कोगुलेशन हो जानी है सारे के सारे। अब जो है ना टिश्यू फैक्टर जो है ना वो एक्सपोज जो हुए हैं वो फैक्टर 7A को स्टिमुलेट किया, ठीक है। सेकेंडरी प्लग की हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी प्लग में फैक्टर 7 जो है ना वो एक्सपोज हुआ। फैक्टर 7 ने क्या करना है, फैक्टर 10 जो इनएक्टिवेटेड पड़ा हुआ था उसको एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है इसने इस कैल्शियम को लेना है इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। फैक्टर 2 10 ने 2 को, 7 आया, 7 ने 10 को एक्टिवेट किया, 10 ने किसने एक्टिवेट किया, 2 को। अब 2 इनएक्टिवेटेड था, प्रोथ्रोम्बिन जिसे हम कहते हैं, वो थ्रोम्बिन में मतलब एक्टिवेटेड जो है ना फैक्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब 2 ने क्या करना है, फिब्रिनो जिन को जो है ना वो फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देना है, जिसकी वजह से वो सीलिंग हो जानी है, सीलिंग से जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और ये पक्का जो कैल्शियम लगा हुआ जो होता है ना प्लग, मैंने यूँ याद किया था, कैल्शियम लगा हुआ प्लग वो सेकेंडरी प्लग होता है, पक्का प्लग होता है। अब जो है ना वो क्लॉट की प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी प्लग बन गया, सेकेंडरी प्लग के बाद उसको जो है ना वो स्टेबलाइज भी करना है। तो आपने देखा ना, अगर वो जो देसी फैमिलीज़ होती हैं वो चार पहियों की जो है ना वो रस्सियाँ खींचती हैं ताकि उसको जो है ना एक सख्त कर लिया जाए। अब यह जाल तो बिछ गया, ठीक है, लेकिन वो इतना अभी पक्का नहीं है, उसको खींच के हमने एक सीरीज़ के अंदर लाना, यही ना हो कोई चीज़ भी आए और ये अंदर की तरफ घुस जाए। क्या करता है प्लेटलेट जो है ना फिब्रिन वो शो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, स्टेबलाइज होता है और परमानेंट प्लग बना लेता है। अब जो है ना ये अलाउ करता है जितना भी अंडरलाइंग एपिथेलियम है, यहाँ पे अब पक्की एक ना रस्सी का जाल बुन गया है जहाँ पे डैमेज हुआ था। अब यहाँ पे आराम आराम से एंडोथेलियम जो है ना अपनी हीलिंग करती रहेगी, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि एक दफ़ा जनाब यहाँ पे फैक्टर एक्टिवेट हो गया, अब ये अकामुलेट होता जाए, इसको रोकना भी तो है ना, ठीक है, मतलब जितना डैमेज हुआ उतना ही रिकवर करे, ये ना हो यहाँ पे भी आ जाए अब नॉर्मल जगह पे भी आना शुरू कर दे। तो फिब्रिनोलाइसिस जो होता है ना वो कुछ स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, जो कि फिब्रिन को काम को रोकते हैं। यहाँ पे जो सेकेंडरी प्लग बना है ना फिब्रिन वाला,
इसको रोकने के लिए भी ये, अब इसको आवारागर्द को एवं तो नहीं ना छोड़ देना, इसको रोकने के लिए हमारे पास होता है फिब्रिनोलाइसिन, जो लाइस करता है, स्टिमुलेट करता है बाई डिज़ाल्व फिब्रिन। क्या करता है, अब एंडोथेलियम ने अपनी जो है ना वो रिकवरी कर ली है, तो इसको अब ख़त्म करना है, जो प्लग बना हुआ है रस्सियों का जाल, तो एंडोथेलियम जो है ना वो टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर करेगा, जो प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। प्लाज्मिन क्या करेगा, उसको पीना शुरू कर देगा, मतलब फिब्रिन को डिज़ाल्व करना शुरू कर देगा। सिंपल स्टेप है। अब एंडोथीलियम जो है ना वो की रेगुलेटर ऑफ द हीमोस्टेसिस आप कह सकते हैं। फिर प्लेटलेट का आते हैं, जो कि मतलब पहले एंडोथीलियम को इंजरी हुई ना, तो उसने क्या किया, वोन विलब्रेंट फैक्टर जो है ना उसको एक्टिवेट किया, ठीक है, और हमारे पास कोलेजेंस का, ठीक है, इसको एक्टिवेट किया। फिर हमारे पास प्राइमरी प्लग बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हमारे पास फिर वो स्टेबल प्लग, और स्टेबल प्लग को फिर अब फिब्रिन को रोकने के लिए प्लाज्मिन जो है ना वो आ जाता है। अब हमारे पास आता है प्लेटलेट। जनाबे वाला जो प्लेटलेट है ना, इसका रोल हीमोस्टेसिस में ये क्या बना रहा था, प्राइमरी प्लग बना रहा था, सीलिंग के अंदर जनाब इन्वॉल्व था। जल्दी जल्दी हम करेंगे। अब प्रोवाइड कर रहा है एक फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लेटलेट ने एक फास्फोलिपिड जो है ना मेम्ब्रेन प्रोवाइड करना है, जो कि फिब्रिन को ना डिपॉजिट करता है। नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन जो है ना, मतलब फास्फोलिपिड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो प्लेटलेट ने एक फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनाई जो कि नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज क्या करेगी, पॉजिटिव जितने भी ब्लड के अंदर है ना उसको अट्रैक्ट करेगी, मतलब हेल्प करेगी जो भी फैक्टर आ रहा है ना फिब्रिन की डिपॉजिट के लिए, उसके लिए, ठीक है। बोन मैरो से इसकी अब सिंथेसिस प्लेटलेट्स की देख लो। बोन मैरो में होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है, मेगाकैरियोसाइट जो है ना वो सर्कुलेशन के अंदर इंटर होती है और वो प्लेटलेट बन जाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, एक तो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग के बाद जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन इसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, ग्लाइकोप्रोटीन 1A और 2A रिसेप्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आते हैं साइटोस्केलेटन, और ये साइटोसोलिक ग्रेन्यूल जो है ना ये इसके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। और साइटोसोलिक कुछ ग्रेन्यूल जो है ना वो प्लेटलेट की वजह से आए हैं, तो इनके अंदर एक होता है अल्फ़ा ग्रेन्यूल, एक हमारे पास होता है डेल्टा ग्रेन्यूल। जो अल्फ़ा ग्रेन्यूल है ना, इसके पास होता है एडहियर मालिक्यूल, क्या करता है, पी सेलेक्टिन के नाम से एडहियर मालिक्यूल, वो उसका रोल है इन कोआगुलेशन, ठीक है। अब इसके पास जो एंजाइम है ना, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं फिब्रिनोजिन, कोलेजन फैक्टर 5, वॉन विलब्रेंट फैक्टर, फिब्रिनोनेक्टिन और प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये होते हैं अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स के पास। डेल्टा ग्रेन्यूल्स के पास क्या होता है, एडीपी और एटीपी जो कि एनर्जी देते हैं। कैल्शियम होता है जो कि नेसेसरी है कैस्केड को स्टार्ट करने के लिए, सेकेंडरी प्लग को बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ सीरोटोनिन और एपिनेफ्रिन होती हैं। अल्फ़ा और डेल्टा के अंदर फ़र्क आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ा जो है ना वो एडियन मालिक्यूल, पी सिलेक्टेड फिब्रिनोलाइसिन हो गया, और कोआगुलेशन फैक्टर 5 हो गया, वॉन विलब्रेंट फैक्टर हो गया, और इस तरह के प्लेटलेट ड्राइव। जबकि सेकेंडरी में एटीपी एनर्जी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास सीरोटोनिन हो गया और कुछ एपिनेफ्रिन आ जाते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेट कैसे होते हैं, जब एंडोथेलियम की इंजरी होती है तो हमें पता है कि प्राइमरी प्लग के लिए कोलेजन फाइबर और कोलेजन और वोन विलब्रेंट फैक्टर जो एक्सपोज होते हैं, प्लेटलेट अडीज करता है, प्राइमरी प्लग बन जाता है। इस बुक में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है ना, ये जो आपकी पैथोमा कह रहा हूँ, रोबन। प्लेटलेट की एक्टिवेशन बेसिकली क्या, वोन विलब्रेंट फैक्टर एक्टिवेट हुआ, एक्सपोज हुआ जी, क्या वो किसके, प्लेटलेट के ऊपर मैंने कहा था ग्लाइकोप्रोटीन 1 और ग्लाइकोप्रोटीन 2A जो है ना वो इसके रिसेप्टर होते हैं, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं जिसकी वजह से होता है। अच्छा, अब अगर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो है ना हमारे पास जो प्लेटलेट के जो है ना, या तो हमारे पास वोन विलब्रेंट फैक्टर की कमी होगी, या फिर हमारे पास जो है ना वो रिसेप्टर जो इसके ऊपर लगा हुआ है उसकी कमी होगी। अगर वोन विलब्रेंट फैक्टर की कमी होगी तो क्या है, वोन विलब्रेंट डिजीज़ फैक्टर डेफिशिएंसी। अगर तो रिसेप्टर नहीं है ग्लाइकोप्रोटीन वाला, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर नहीं है, तो हमारे पास हो गया बेर्नेड सोलिनम सिंड्रोम, इस तरह का एक बुक के नाम है। वजह क्या है, G1 ग्लाइकोप्रोटीन B जो है ना उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। प्लेटलेट के ऊपर इन दोनों में से या ये कमी होगी या ये कमी होगी, दोनों में जिसकी की भी कमी होगी वो डिजीज़ काज करवा देगी। शेप चेंजेस में क्या होता है, डिस्क जो होता है ना वो डिस्क शेप में, मतलब राउंड से जो है ना वो डिस्क शेप के अंदर चेंज होता है ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ा सके। इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन 2B जो है ना वो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है ऑन दी सरफेस के ऊपर, सो एफिनिटी फॉर दी कोआगुलेशन इनहांस होता है, ठीक है। 2B का काम क्या है, जो एफिनिटी है ना कोआगुलेशन की उसको इन्हांस करना। फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है। अब मैंने कहा था ये प्लेटलेट क्या प्रोवाइड करती हैं, नेगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड। तो नेगेटिवली चार्ज ये पॉजिटिव जो कैल्शियम है ना उसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो क्या होगा, बाइंडिंग जो है ना वो उसके अंदर ज़्यादा एक अच्छी सेकेंडरी प्लग बनाने में मदद कर देगा ये।
सिक्रीशन क्या होती है, इन्हांस करती है साइक्लोऑक्सीजनेज को, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजन इन्हांस तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ेगा, तो वो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करेगा, हेल्प करेगा प्लेटलेट की फर्दर एग्रीगेशन में, ठीक है। एक तो हमारे पास प्लेटलेट की वजह से क्या हुआ, साइक्लो ऑक्सीजनेज बढ़ गया, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ा, जिसकी वजह से हमारे पास प्लेटलेट जो है ना वो एग्रीगेट हो गए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कोगुलेशन हो गई है ना, मतलब हद से ज़्यादा प्लेटलेट आ गए हैं, तो हम उस पेशेंट को एस्पिरिन दे देते हैं, जो कि साइक्लो ऑक्सीजनेज को ना रोक देता है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस भी रुक जाती है, सिंपल। अब प्लेटलेट की एग्रीगेशन के बारे में फिर वो कह रहा है कि एक प्लेटलेट एग्रीगेट हुआ ना, इसने फर्दर जो है ना वो और प्लेटलेट को एक्टिवेट करवा देना है। वजह क्या है, 2B और 3A जो है ना, इसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, वो एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो, जो ग्लेजमैन थ्रोम्बिन जो है ना वो एक डिजीज़ होती है, अगर एग्रीगेशन के बाद हो तो इरिवर्सिबल जो है ना वो क्लॉट एग्रीगेट हो गया ना जब ये सेकेंडरी प्लग, उसके बाद फिर इरिवर्सिबल क्लॉट बन जाता है। सीरीज़ ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं डांसिंग पैटर्न के तौर पे जो है ना, सीरीज़ ऑफ कैल्शियम की प्रेजेंस में विटामिन के फैक्टर 2, 7 और 9, 10 का बहुत होता है। 7 ने 10 को, 10 ने 2 को, 2 ने फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। विटामिन के 2, 7, 9 और 10 एक्टिवेट होगा ना जब, तो वो ग्लाइकोनाइड रेजिड्यू जो है ना उसको प्रोवाइड करेगा। अब रिड्यूस जो है ना वो ऑक्सीडाइज के अंदर विटामिन के, अब इसके लिए ना एपोक्साइड रिडक्टेज होता है, वो क्या करता है, ऑक्साइड विटामिन के को रिड्यूस विटामिन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करता है, ताकि फर्दर एक्टिवेशन करवा सके। अब इसके लिए हमारे पास है क्यूमेडिन जो है ना एक ड्रग होती है, जो कि इस अगर एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो विटामिन के अपनी एक्टिविटी नहीं करता, ताकि हम एक्सेसिव क्लॉटिंग को रोक सकें। अब हमारे पास दो पाथवे होते हैं, एक मतलब एक इंट्रिंसिक पाथवे, एक हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके जी, अभी जो इंट्रिंसिक पाथवे है ना, उसके अंदर जो है ना सबसे पहले फैक्टर 12 जो है ना वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। फैक्टर 12 में फैक्टर 11 को एक्टिवेट करना है, 11 ने जो है ना वो 9 को एक्टिवेट करना है। 12 से 11, 11 से 9, 9 ने क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 की मौजूदगी में 10 को इनएक्टिवेटेड होता है, उसको एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के अंदर कन्वर्ट कर देना। अब ये जो फैक्टर 10 है ना, इसने क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन ने जो है ना फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये सिंपल सा स्टेप है। क्या है सिंपल में, 12 ने 11 को, 11 ने 9 को, 9 ने 10 को, इन दी प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8। 10 ने किसको करना है, 2 को, 2 ने क्या करना है, प्रोथ्रोम फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन में, फिब्रिन ने क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन को जो है ना फिब्रिन में कन्वर्ट कर देना, जिन एंड पे आना है हमारे पास। अब जो है ना एक्सट्रिंसिक पाथवे, कुछ भी नहीं है एक्सट्रिंसिक के अंदर, आपने एक्सट्रिंसिक के अंदर जो है ना वो 7 से शुरू करना है। 7 जो इनएक्टिवेटेड, मतलब जो भी टिश्यू फैक्टर जब स्टिमुलेट होते हैं ना, प्लाज्मिनोजिन और कैल्शियम, उसने क्या करना है, 7 को 7A में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्टिवेटेड 7 फैक्टर में। 7 ने क्या करना है, 10 को 10A में, तो फिर आगे वही चल रहा है। 7 ने क्या करना है, फिर 10 को 10A, मतलब यहाँ से अगर मैं लिख दूँ ना 7, तो 7 डायरेक्टली यहाँ पे आके जो है ना एक्ट करना है, 10 को 10A में कन्वर्ट कर देना है। 10A ने फैक्टर 2 को 2A में, 2A ने क्या करना है, फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देना, बस। अब जो है ना हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोआगुलेशन कितनी देर में, किसी भी बंदे की अगर कोई बीमारी है तो हम चेक कर सकते हैं ना, तो हम उसको ना टिश्यू फैक्टर मतलब प्लाज्मिनोजिन और कैल्शियम दे देंगे ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हम फैक्टर 7 जो है ना वो एक्टिवेट जो करवा देगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर अगर हम टिश्यू फैक्टर और प्लाज्मिनोजिन जो है ना वो बाहर से दे देंगे, तो फैक्टर 7 एक्टिवेट होगा। फैक्टर 7 क्या करेगा, 10 को 10 जो है ना वो 2 को 2 जो है ना वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन में, तो ये सारे का सारा वो गिवन इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन सी, प्लाज्मिनोजिन और कैल्शियम देंगे, और इससे हमें प्रोथ्रोम्बिन का जितनी देर में ब्लड क्लॉट होगा ना, उससे हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम पता चल जाएगा। अगर हमने जो फैक्टर 12 हो वो उसको एक्टिवेट किसी तरीके से बाहर से खुद कर दें, ठीक है, ये फैक्टर 12 इसको हम एक्टिवेट कर दें, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर गड़बड़ हम करें तो क्या होगा, ग्राउंड ग्लास फास्फोलिपिड और कैल्शियम जो क्या करेगा, वो फैक्टर 12 को जो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, उससे हमारे पास पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना वो टाइम हमारे पास निकल आएगा, बस इतनी सी बात है। एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्सट्रिंसिक से हमारे पास, इंट्रिंसिक से ये, एक्सट्रिंसिक से हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम निकल जाएगा। ये चीज़ आपको समझानी थी। अब जो है ना हमारे पास फैक्टर 7, 9, 8 और 10 जो है ना अगर डैमेज हो गया, तो हमारे पास सवेयर से
मॉडरेट से मतलब हमारे पास ये जो 7 वाला, 10 वाला, ठीक है, 2 वाला या फिर 11 या 12, इनमें से कोई भी फैक्टर गड़बड़ हुई ना, सारा काम प्रोथ्रोम्बिन जो है ना वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी बंदे की। इतना खून बहेगा, मतलब उसे चपेट भी मार दो खून निकल आएगा उसका। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब डेफिशिएंसी जब होगी ना फैक्टर 11 की तो माइल्ड ब्लीडिंग होगी। अगर डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 12 होगी तो 11 की होगी तो माइल्ड ब्लीडिंग होगी, 12 की अगर डेफिशिएंसी होगी ना बहुत सवेयर ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी फैक्टर 12 होगा तो वो कह रहा है फैक्टर 12 की अगर डेफिशिएंसी होगी ना तो ब्लीडिंग होगी ही नहीं। ये आपका उल्ट बात लग रही होगी। हालांकि फैक्टर 12 क्या कह रहा है, ये फिब्रिन बनवा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर 12 फिब्रिन बना, ये कह रहा है कि अगर फैक्टर 12 की ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमारे पास ब्लीडिंग ही नहीं होगी। वजह क्या है देखो मैं बताता हूँ। जब फैक्टर 12 जो है ना वो फिब्रिनोलिटिक कैस्केड होता है ना, मतलब जो फिब्रिन बना है उसको अब तोड़ना भी है ना, फिब्रिनोलाइसिन आता है ना जो, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए। तो फैक्टर 12 का ज़्यादा काम फिब्रिनोलिटिक है, मतलब जो फिब्रिन बना है उसको ख़त्म भी करना है बनाने के बाद। तो जब वो फैक्टर 12 ही नहीं होगा तो फिब्रिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बना हुआ रहेगा, तो वो क्लॉट ज़्यादा बन जाएगा। तो जब क्लॉट ज़्यादा बनेगा तो ब्लीडिंग होगी नहीं। तो ये बात है सारी की सारी। तो कह रहा है कि नेसेसरी फॉर फिब्रिनोलिटिक कैस्केड, नेसेसरी टू डिज़ॉल्व क्लॉट। अगर फैक्टर 12 नहीं होगा, क्लॉट डिज़ॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग भी नहीं होगा, नो डिज़ॉल्विंग क्लॉट, और हमारे पास जिस्म के जगह जगह पे जो है ना वो थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगी। इसका असल काम जो है ना वो क्लॉट को ख़त्म करना है, ना कि क्लॉट बनवाना, ठीक है। फैक्टर 12 के बारे में क्या करना है, क्लॉट को ख़त्म करना असल काम है, ना क्लॉट को बनवाना थोड़ा सा बिल्कुल काम है। 7, अच्छा हमारे पास जो है ना 7A 10A को 10A 2A को टी और फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। 7A इंपॉर्टेंट है क्लॉट बना। फैक्टर 11 जो है वो कहता है इंपॉर्टेंट है टू स्टिमुलेट फैक्टर 5 और फैक्टर 8 वर्क इन फीडबैक मैकेनिज्म। बस अब जो है ना थ्रोम्बिन उस वो फीडबैक साइकिल के ज़रिए जो है ना वो चलता है, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, फैक्टर 11 जो है ना फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को एक्टिवेट करता है, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी प्लग, सेकेंडरी प्लग बनाने में इंपॉर्टेंट है हमारे पास सारी। अच्छा अब थ्रोम्बिन जो होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन जो है ना वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हुआ था ना, वही थ्रोम्बिन की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ वाली, ये जो हमने बनाया है ना थ्रोम्बिन, ये वाला थ्रोम्बिन, यार क्यों अभी नज़र नहीं आ रही, ये वाला थ्रोम्बिन। अब इसका सारे का सारा काम है। इसके ऊपर वो कह रहा है कि हमारे पास PAR रिसेप्टर होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट्स को। तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी फंक्शन जो है ना वो उसके लिए काज करता है इन्फ्लामेशन, और एंटी थ्रोम्बोटिक और एंटी कोआगुलेंट के तौर पे ये ना हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन काज करवाए, प्रो इन्फ्लामेटरी के तौर पे एक्ट करता है। जब इन्फ्लामेशन होगी तो ना थ्रोम्बिस होगा ना कोआगुलेशन होगी, सिंपल। थ्रोम्बिन जो है ना ये जो बना है ये इसका कह रहा है दोगलापन होता है। अगर तो नॉर्मल एंडोथीलियम है ना, ठीक है, या फिर डैमेज एंडोथीलियम है, दोनों के ऊपर मुख्तलिफ इसका काम है। अगर थ्रोम्बिन जो है ना वो डैमेज पे एक्ट करेगा तो थ्रोम्बोसिस करवाइए, मतलब डैमेज एंडोथीलियम है ना तो इसके ऊपर अगर थ्रोम्बिन आके लगेगा तो ये क्या करवाएगा हमारे पास, थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉटिंग करवाएगा। अगर ये नॉर्मल एपिथीलियम के ऊपर आके लगेगा जो कि इंजर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है एक्ट एज ए एंटी थ्रोम्बिन, तो यहाँ पे क्लॉट नहीं बनवाएगा। जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे क्लॉट बना देगा, जहाँ पे इंजरी नहीं है वहाँ पे क्लॉट नहीं बनाएगा। अच्छा फंक्शन है लेकिन है दोगला, ठीक है, दोनों काम कर लेता है, हर फार्मूला है यूँ कह लें। हाउ टू लिमिट कोआगुलेशन, मतलब ये जो कोआगुलेशन हुई है ना इसको, अब ये तो नहीं है कि अब होती जाए होती जाए होती, ये ना हो ब्लड वैसे ही ब्लॉक कर दे, इसको रोकना किस तरह है, लिमिट किस तरह करना है। तो कह रहा है कि फैक्टर जो है ना डाइल्यूटेशन हो गया, ठीक है, डाइल्यूशन मतलब हम ब्लड को थोड़ा डाइल्यूट कर दें, गाढ़े खून को थोड़ा पतला कर दें, ऐसी दवाई दे दें यार, फोकस को आज किया है, गाढ़े खून को थोड़ा पतला कर देना, तो इससे हम जो है ना ये डाइल्यूशन, या फिर नेगेटिव फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो है ना वो क्या करेगी, काज करेगी कंसनट्रेशन ऑफ द थिंग को, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है वो चीज़ों को अपने साथ जोड़ के रखेगी, उन्हें इर्द गिर्द फैलने नहीं देगी। जब इर्द गिर्द वो चीज़ें फैलेंगी नहीं तो थ्रोम्बोसिस भी नहीं करवा सकेंगी, मतलब कैल्शियम को अपने साथ लगा के रख लेगी, उसे मजीद आगे नहीं जाने देगी। तो जहाँ जहाँ पे आगे नहीं जाने देगी वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगा। कुछ एंडोथीलियम फैक्टर जो वो कहता है लिमिट करते हैं कोआगुलेशन को, ये एक बात है आपको प्लाज्मिन। अच्छा फ्री प्लाज्मिन जो है ना जो हमारे पास अब बन गया ना प्लाज्मिन,
जो डिज़ोल्व कर रहा है वो अगर हाथ से ज़्यादा बिना ना बने, इसके लिए हमारे पास है अल्फ़ा 2 प्लाज्मिन इनहिबिटर, जो कि इनहिबिट करता है एक्सेसिव प्लाज्मिन को। सिंपल है, आपके बुक के अंदर डायग्राम 4.18 डायग्राम, वहाँ से ये मैंने सारा का सारा निकाला है। अब हमारे पास है थ्रोम्बोसिस और वर्चुअल ट्राइएड्स। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन जो है ना वो थ्रोम्बोसिस जो है ना, अब इसके ऊपर हम पहुँच चुके हैं। बेसिकली जो है ना इसके अंदर एक आपको टॉपिक मिलेगा वर्चुअल ट्राइज। मैंने देखा था एक वर्चू साहब जो है ना, एक उसको जो है ना वो चोट लगती है, ठीक है, बार बार लगती है, फिर वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाता है, हाइपर कोएगुबिलिटी हो जाती है। तो होता क्या, रिकरेंट एंडोथीलियल इंजरी, मतलब उसकी जो एंडोथीलियम है ना, ठीक है, उसके ऊपर बार बार इंजरी होती है। फिर क्या होता है, टर्बुलेंट ब्लड, जब वहाँ पे इंजरी होती है तो उसका ब्लड जो है ना वो टर्बुलेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि पहले लेमिनर होता है, वहाँ से इंजरी के बाद उसको ना आपने टर्बुलेंट कर देना है। फिर वहाँ पे हाइपर कोएगुबिलिटी, वहाँ पे जो है ना कोएगुलेशन बहुत ज़्यादा है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की वजह से वहाँ पे कोएगुलेशन हो, ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना कोएगुलेट हो। इसको हम एक ट्राइएंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिकरेंट एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है, एंडोथेलियम की बार बार इंजरी हुई। नंबर सेकंड पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो है ना वो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो गया। नंबर थर्ड पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका जो है ना हाइपर कोएगुबिलिटी, कोएगुलेशन बहुत ज़्यादा हुई। तो ये एक ट्राइएड बनती है जिसे हम कहते हैं वर्चुअस ट्राइएड। अच्छा, एंडोथेलियम जो है ना इंजरी, इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर जो है ना वो जब एंडोथेलियम की इंजरी हमें पता है वॉन बिलमेंट और कोलेजन फैक्टर एक्सपोज होते हैं, जो कि एडहेजन करते हैं, प्लेटलेट की प्राइमरी प्लग बनता है, थ्रोम्बस बनता है, ठीक है। अब ये जो प्लग है ना, ठीक है, हमारे पास ये आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के अंदर भी हो सकता है या वेन के अंदर को तो वीनस थ्रोम्बोसिस होगा। आर्टीरियल में जो है ना एक्सेसिव प्लेटलेट की एग्रीगेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, और वहाँ पे कैस्केड स्टार्ट है जिसकी वजह से फाइब्रिन जो है ना वो डिपॉजिट हो जाता है। अब देखो आर्टीरियल के अंदर प्लेटलेट जो है अकामुलेट होना शुरू हुआ, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है ना वो क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के जरिए सर, अगर हमें इसको रिमूव करना है ना, हमने ये इस थ्रोम्बोक्सिन A2 साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को रोकना है, तो हम एस्प्रिन दे देंगे ताकि हाइपर कोएगुबिलिटी ना हो, ठीक है। वीनस के अंदर सेम इसी तरह फिब्रिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा था। इंजरी जो होगी है ना वो वॉल्मिनेटेड फैक्टर एक्सपोज हुआ, प्लेटलेट की एग्रीगेशन, इतनी बात हमने अभी तक समझी है। अब जो है ना इन्फ्लामेशन जो है ना वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं, ये था क्यूट का। अब क्रोनिक के अंदर जो है ना वो साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंडोथेलियम को, जिसकी वजह प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर रिलीज़ होता है जो कि थ्रोम्बोसिस करवा देता है। साइटोकाइन ने क्या करवाना है, प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर को रिलीज़ करवा देना, जिसकी वजह से हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो जानी है। अब एंडोथेलियम की एक्टिवेशन कैसे होनी है, देखो एंडोथेलियम की एक्टिवेशन जो है ना वो इन फैक्टर से, या तो फिजिकल इंजरी, किसी ने डंडा मार दिया, या इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, या एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो गया, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो जिसे हम कह रहे हैं, या फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर एवं खाम का किसी डिजीज़ की वजह से हो गई, या फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मल जिसके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया और होमोसिस्टेनोयूरिया हो गया, ठीक है, या फिर कोई टॉक्सिन हो गया जो इसकी एंडोथेलियम की एक्टिवेशन करवा रहा है। अब क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, प्रोकोगुलेंट जो है ना वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, जो कि थ्रोम्बोसिस के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो डाउन रेगुलेशन ऑफ एंटी कोगुलेंट फैक्टर जो है ना वो फेवर करते हैं कोगुलेशन को, मतलब जो एंटी कोगुलेंट है ना उसको हम अगर ख़त्म करना शुरू कर दे तो हमारे पास कोगुलेशन ज़्यादा होना शुरू, सिंपल सी बात है। हमारे पास एक अगर ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन, ये क्या है, एंटी कोगुलेंट फैक्टर है थ्रोम्बोमोड्यूलिन। अब ये गौर से देख लीजिएगा, एंटी कोगुलेंट फैक्टर में सबसे पहला कौन है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन, जो कि क्लाट को तोड़ता है। अगर थ्रोम्बोमोड्यूलिन की कमी है तो जिससे में ज़ाहिर बात है थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होगी। इसके लिए क्या होता है, PARS रिसेप्टर जो होता है ना वो क्या करते हैं, फेवर करते हैं थ्रोम्बोसिस को। प्रोटीन C अगर इसकी कमी हो जाए, हमारे पास डाउन रेगुलेशन हो जाए, तो इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा कोगुलेशन अकर होगी। टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर, ठीक है, अगर टिश्यू फैक्टर को इनहिबिट कर दें तो टिश्यू फैक्टर की वजह से एक्सट्रिंसिक कैस्केड जो होता है ना वो रुक जाएगा, एक्टिवेट नहीं होगा फैक्टर 7, जिसकी वजह से डेपोजिशन ऑफ द फैब्रिन नहीं होगी। एंडोथेलियम एक्टिवेट तो होगा लेकिन वो इनहिबिट हो जाएगा बाय TF1, ठीक है, मतलब कि वो टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर जो है ना वो इसको इनहिबिट कर देगा। अब टिश्यू फैक्टर इनहिबिट जब हम लोग तो थ्रोम्बोसिस अक्कर होगी जो कि फेवरेबल है। अब एंटी फिब्रिनोलिटिक एक्टिव, मतलब जो फिब्रिन बना हुआ है ना इसको तोड़ने की जो एक्टिविटी जो हम कहते हैं एंटी फिब्रिनोलिटिक, इसके अंदर क्या होता है, क्लॉट बनता है, फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेट होता है जो प्लाज्मिनोजिन में कन्वर्ट हो जाए, जो कि डिसॉल्व करता है सारे के सारे जितना भी क्लॉट बना है। प्लाज्मिनोजिन का जितना भी काम है ना, प्लाज्मिनोजिन इसका काम है क्लॉट को डिसॉल्व करना, बस इतना या बात याद कर लो, आपको एंटी फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी समझ आ जाएगी। जब एंडोथेलियम जब एक्टिवेट होती है ना तो क्लॉट डिसॉल्विंग जो है ना वो पोर्स बनते हैं जो कि स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी को, ताकि ना प्लाज्मन बने ना हमारे पास क्लॉट डिसॉल्व हो। तो ये फैक्टर मतलब एंडोथेलियम की एक्टिवेशन वो सारे फैक्टर करती है जो फेवर करें थ्रोम्बोसिस को।
अब एंडोथेलियम की इंजरी होगी तो थ्रोम्बोसिस होगा, एक्टिवेट करेगा एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स को, तो डी उसकी जो है ना जितने भी एंटीकोगुलेंट फैक्टर है ना वो एंडोथेलियम की इंजरी की वजह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं ताकि जो क्लाट है वो ईजिली बांध सके। थ्रोम्बोमोड्यूलिन की कमी होगी, प्रोटीन सी की कमी होगी, टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर की कमी होगी, या फिर एंटी थ्रोम्बो फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी में प्लाज्मिनोजिन की कमी होगी। तो ये सारे फैक्टर जो है ना वो थ्रोम्बोसिस को फेवर करते हैं, बनाते हैं क्लॉट। एक आपने प्रोटीन सी कम कर देना है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन कम कर देना है, और टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर को ख़त्म कर देना है, इनहिबिटर को ख़त्म कर देना है ताकि हमारे पास अब नॉर्मल ब्लड फ्लो के अंदर थोड़ा सा आ जाते हैं। देखो हमारे पास नॉर्मली जो है ना वो WBC प्लेटलेट दरमियान के अंदर ब्लड के दरमियान में फ्लो कर रहे होते हैं, सही है, लेमिनर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन अगर वो टर्बुलेंट हो जाए, मतलब सीधा जाने की बजाय ये घूम के आना शुरू कर दे, तो स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो प्लेटलेट है ना वो फिर क्या होंगे, ब्लड की पेरीफ्री की तरफ आना शुरू कर देंगे। अब पेरीफ्री की तरफ आएंगे तो क्या होंगे, वो एंडोथेलियम के साथ हाथ मिला लेंगे, एंडोथेलियम से हाथ मिलाएंगे तो वो थ्रोम्बोसिस कहीं ना कहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और वो जुड़ जाएंगे। तो अब जो है ना आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस होता है, वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, किसकी वजह से, टर्बुलेंट फ्लो की वजह से। अब टर्बुलेटेड फ्लो में एंडोथेलियम इंजरी होगी तो वो मेजर काज ऑफ थ्रोम्बोसिस है। प्लेटलेट क्या होगी, इन कॉन्टैक्ट होते हैं विद द एंडोथेलियम, कामुलेशन होगी जो कि इन्हांस करता है प्लेटलेट, वही है प्रोकोगुलेंट फैक्टर एक्टिवेट हो जाए जब एंडोथेलियम की इंजरी हो रही है। प्लेटलेट जो होता है ना वीनस में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो जो है ना वो डायरेक्टली वीनस थ्रोम्बोसिस करवा देता है। देखो प्लेटलेट ने क्या किया, एंडोथेलियम से हाथ मिलाया, जब एंडोथेलियम की इंजरी अगर हुई होगी तो उसके साथ जाके मिल जाएगा। फिर क्या होगा, कोगुलेशन फैक्टर जो है ना वो कामुलेट होंगे जो एबनॉर्मल कोगुलेशन का। अच्छा अब इसको हमने थ्रोम्बोसिस को रोकना है तो हमने क्या करना है, डायलिटेशन ऑफ ब्लड कर देना। बार बार चीज़ें वो बुक के अंदर रिपीट हो रही है, टॉपिक वाइज मैं चल रहा हूँ। हाइपर कोगुलेबिलिटी मतलब हद से ज़्यादा जो है ना वो क्लॉट बन जाना, अब नॉर्मल टेंडेंसी टू क्लॉट। कोगुलेशन फैक्टर जो है ना वो अगर उसके अंदर तब्दीली आ जाए तो वो हमें पागल से हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक्सेसिवली एक्सप्रेस होना शुरू कर देंगे, हर जगह जो है ना अपने सींग मारना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो है ना प्रो कोगुलेंट जो है ना वो एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, एंटी कोगुलेंट जो है ना उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब एंटी कोगुलेंट की एक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होना ही होना है, जाहिर सी बात है। थ्रोम्बोसिस को तो मौका मिल जाना है कि हमारा जो रोकने वाला जाए वही ख़त्म हो गया, वही डेथ कर गया, तो हम फिर क्यों ना बने, तो वो टपाटप बनना शुरू कर देगा। कोगुलेशन फैक्टर की जो है ना वो दो टाइप्स की अल्ट्रेशन होती है, प्राइमरी या जेनेटिकली, मतलब जितने भी कोगुलेशन फैक्टर है ना इसकी जो म्यूटेशन है वो सेकेंडरी भी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है। प्राइमरी में क्या होता है, फैक्टर 5 की म्यूटेशन, फैक्टर 2 की म्यूटेशन, यानी प्रोथ्रोम्बन के अंदर म्यूटेशन होगी। फैक्टर 5 में क्या होता है, लेंडन म्यूटेशन, और इसे हम कहते हैं लाइडन म्यूटेशन। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ फैक्टर 5 क्या करेगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक है एक्सेसिव कोगुलेशन का, इसकी वजह से क्या होगी, हमारे पास प्राइमरी कोगुलेशन हो जाएगी। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो है ना 60% वो कह रहा है कि म्यूटेशन हो जाती है फैक्टर 5 की, ठीक है। क्या होता है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो होता है ना वो अल्टर हो जाती है, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी रेजिस्टेंस ओवर एक्टिव हो जाए जिसकी वजह एक्सेसिव कोगुलेशन हो जाती है। हेट्रोजाइगस 5%, होमोजाइगस 50%, ठीक है। फैक्टर 2 जो होता है इसके अंदर म्यूटेशन होती है जिसके अंदर प्रोथ्रोम्बन, गवानी जो होता है ना बेसिकली म्यूटेशन होती किस तरह है इस फैक्टर 5 के अंदर, जो हमारे पास गवानीन होता है ना उसकी जगह कौन सी चीज़ लग जाती है, एडिनिन। गवानीन इज रिप्लेस्ड बाय एडिनिन, GA से याद कर लो। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में सीक्वेंस अल्टर हुई तो प्रोथ्रोम्बिन को मौका मिला, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, कोगुलेशन हाइपर कोगुलेट टपा टप कोगुलेशन करवाना शुरू कर दे। सेकेंडरी एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड विद टाइम ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हाइपर एस्ट्रोजिनीमिया, लीवर के अंदर कोगुलेशन फैक्टर जो है ना उसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है, एंटी कोगुलेंट जो है ना उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, जाहिर बात है। प्लेटलेट की एग्रीगेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, PG प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की डेफिशिएंसी की वजह से मोर क्लटिंग होगी। स्मोकिंग अगर कोई बंदा करता है, ओबेसिटी करता है, उसके अंदर जो है वो क्लटिंग होगी जिसे हम सेकेंडरी या एक्वायर्ड थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अगर हमारे पास सिस्टीन का लेवल ज़्यादा हो तो हमें किसे कहते हैं, हाइपर होमोसिस्टेनोयूरिया। होमोसिस्टीन का लेवल जो है ना, अमाइनो एसिड है होमोसिस्टीन, इसका लेवल अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, थायोएस्टर लिंकेज ज़्यादा बनेंगे, वो क्या करेंगे, वो कोगुलेशन को फेवर करेंगे। अब इंजाइम हमारे पास है सिस्टीन सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज, वो अगर इसकी इंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए ना, होमोसिस्टीन अकामुलेट होगा, हाइपर होमोसिस्टेनोयूरिया इन्हांस कर देगा। इंजाइम जो है ना हाइपर होमोसिस्टेनोयूरिया की वजह बता रहा है, हमारे पास जो बॉडी के अंदर एक इंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टीन सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज, इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी ना तो हमारे पास सिस्टीन का लेवल ज़्यादा, जो ही सिस्टीन का लेवल ज़्यादा उसने CC करता हुआ कोगुलेशन करवा देना है, सिंपल है।
अब इन हमारे पास अभी कौन कौन से फैक्टर आ गए, कुछ और फैक्टर होते हैं। अगर एंटी कोगुलेंट की कमी हो जाए, एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर 3 की कमी, प्रोटीन सी की कमी, प्रोटीन एस की कमी होगी ना, तो वो सारे का सारा करेगा। होमोजाइगस पेशेंट जो होता है ना, वो 5% जो है उसके अंदर ना रिस्क लेवल ज़्यादा होता है इसका। या फिर प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हो गया, बेड रेस्ट जो करते हैं, या फिर एयरबोर्न जो मतलब जो जहाज़ों में सफ़र करती हैं, उसके अंदर कोआगुलेशन का 5% जो है ना वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ओके जी, अभी जो है ना एक कंसेप्ट है थ्रोम्बोफिलिक स्टेट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्रोम्बोफिलिक स्टेट जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कोआगुलेशन बढ़ती जा रही है, क्लॉट सिंथेसिस बढ़ती जा रही है। मतलब बॉडी के अंदर जो है ना वो प्लेटलेट की कमी है, लेकिन फिर भी जो है ना उसके अंदर क्लॉटिंग हुई जा रही है, ठीक है, और जो कोआगुलेशन हुई जा रही है। ये क्या चक्कर है? इसकी चक्कर में है हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस स्टेट को कहते हैं थ्रोम्बोफिलिक स्टेट, ठीक है। और इसकी वजह क्या है? हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। होता क्या है, एंटी कोगुलेंट जो है ना दो फॉर्म के अंदर है, लार्जर फॉर्म में होता है या लोअर मालिकुलर वेट में। जो लार्जर है ना, ठीक है, मतलब हमने हेपरिन दिया ना, हेपरिन देने की वजह से हमारे पास प्लेटलेट की कमी होगी, इसे हम कहते हैं हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या होता है, लार्जर फॉर्म में देंगे तो अनडिफ्रेंशिएटेड जो है ना हेपरिन, वो क्या करेगा, ऑटो एंटीबॉडी सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। हेपरिन ने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, जो कि बाइंड करेंगी हेपरिन प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन बना, जिसकी वजह से कम्प्लेक्स बनेगा। वो क्या करेगा, हेपरिन ने बेसिकली जाके ना वो उसके मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर देना। जो मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगी तो उसको प्लेटलेट की कमी होना शुरू हो जाएगी। ऑटो एंटीबॉडी क्या करेंगी, अटैक करेंगी प्लेटलेट के ऊपर, अडहेयर करेगी, कंजप्शन करेंगी, रिड्यूस कर देंगी प्लेटलेट। अब प्लेटलेट का पहला बात होगी, प्लेटलेट का नंबर कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया हेपरिन देने की वजह से। वजह क्या थी, एंटीबॉडीज़ बनी, एंटीबॉडी ने प्लेटलेट को खा लिया। अब फिर इंजरी जो है ना एंडोथीलियम की, वो ओवरऑल जो है ना नंबर ऑफ प्लेटलेट रिड्यूस, लेकिन जो है ना हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, इंजरी हुई है लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, साथ प्लेटलेट का काउंट कम हो गया। इफ़ लो मालिकुलर वेट होगा ना, तो हेपरिन जो है ना वो गिवन की नो एंटीबॉडी। हमने हाई मालिकुलर वेट हेपरिन देनी है तो हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाना। लो देंगे तो हमारे पास एंटीबॉडी नहीं सिंथेसिस होगी, तो ना ही हमारे पास प्लेटलेट की कमी होगी। इस स्टेट को कहते हैं थ्रोम्बोफिलिक स्टेट। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, लूपस एंटी कोगुलेंट स्टेट भी इसे कहते हैं। होता क्या है, एंटीबॉडी जो है ना अगेंस्ट फास्फोलिपिड जो है ना बाइंड टू द फास्फोलिपिड, ठीक है, वो एंटीबॉडी जो फास्फोलिपिड के अगेंस्ट बनाई गई है प्लेटलेट के, वो प्लेटलेट के साथ जाकर ना बाइंड कर देगी। लेकिन ये और भी ज़्यादा ना फास्फोलिपिड पर मतलब कि ये जो प्लेटलेट की है फास्फोलिपिड, इसके ऊपर जाके एंटीबॉडी ने अटैक कर देना। इसे कहते हैं एंटी, उसकी फास्फोलिपिड के ऊपर जाके उसके ख़िलाफ़ ही बनाई है एंटीबॉडी और उसके ऊपर जाके अटैक कर दिया। अब क्या होगा, एंटी ऑटो एंटीबॉडी बिहेव डिफरेंट। जो ऑटो एंटीबॉडी बनी है ना इन विट्रो में और इन वीवो में मुख्तलिफ भी है, फेवर सम टाइम और अपोज सम टाइम। लूपस एंटी कोगुलेंट स्टेट इसको हम कहते हैं ना, इन विट्रो में और बिहेव करेगी, इन वीवो में और बिहेव करेगी। अगर किसी एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम किसी को है ना ये सिंड्रोम, तो इसके अंदर क्या होगा, रिकोरेंट जो ना बार बार थ्रोम्बोसिस होगा। वजह क्या है, उसके अंदर रेपिटेड मिस कैरेज, मतलब उसका हमल ज़ाया हो रहा है उस सूरत का। कार्डिक वाल की जो है ना वेजिटेशन हो रही है, या भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसके अंदर एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या है, जब ज़्यादा थ्रोम्बोसिस होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, स्ट्रोक ब्रेन के अंदर जा सकेगा, ठीक है, और रीनोवेस्कुलर जो है हाइपरटेंशन होगी, किडनी के ऊपर जाकर टैक। ऑटो एंटीबॉडी जो है ना अब नॉर्मली अगर फीटस के अंदर है तो वो क्या करेगा, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा। ये अगर डिजीज़ फीटस के अंदर है तो उसने जो फीटस का ये जो है ना प्लेसेंटा जिसने खुराक लेनी है, उसको जो है ना वो फार्मेशन को रोक देगा। क्या होगा, प्लेसेंटा जो है ना वो फेल हो जाएगा बंदा, तो वो हमल गिर जाएगा उसका, औरत का, ख़त्म, टाटा बाय बाय। या फिर हमारे पास रीनल इंसफिशिएंसी, रीनल फेलियर हो जाएगा। नेम में क्या है हमारे पास, नाम पर अगर गौर करें ना, हमने कहा था एंटीबॉडी जो है ना वो अटैच करती है फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन ये प्लाज्मा कुछ प्रोटीन के साथ भी बाइंड करती है, जिसके बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, वो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। मतलब आपने वो पढ़ा होगा ना एम्ब्रियो के अंदर ट्रोफोब्लास्ट हो गया, और इस तरह की सारी। इसके अलावा ये एंडोकार्डाइटिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट इन्हांस करता है कोagulation को। लूपस जो है ना वो इन विट्रो होता है और इन वीवो होता है। अगर लूपस जो है ना इन वीवो होगा
तो हमारे पास ये प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और ये फेवर करेगा कोगुलेशन को। अगर इन विट्रो की बात करें तो ये बाइंड करेगा प्रोटीन के साथ और इनहेबिट करेगा कोगुलेशन। ये वीवो और विट्रो, विट्रो बाहर जो है ना वो रोकेगा, वीवो में जो है ना वो कोगुलेशन होने देगा। ये इसके दो दोगलेपन है लूपस के। अब जो है ना हमारे पास वो कह रहे हैं एंटी फैगोसाइटिक एंटीबॉडी सिंड्रोम जो है ना दो टाइप्स की होती है, या प्राइमरी होगी या सेकेंडरी। सेकेंडरी को ऑटो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, प्राइमरी को नॉन ऑटो इम्यूनिटी। फेट ऑफ थ्रोम्बस, जो थ्रोम्बस बन गया है उसकी क्या अब फेट है, प्रोपोगेट करेगा। एक बन गया तो वो मज़ीद अपने आप को बड़ी गेंद बना लेगा। डेपोजिशन ऑफ फिब्रिन की करता करता अकुलार करेगा, वैसे को बाल फॉर्मेशन कर। एम्बोलिज्म में क्या होगा, डीप वेन जो है ना, मतलब जहाँ पे बना है ना वहाँ से टूट के आगे किसी और जगह जाएगा एम्बोलिज्म। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ना वो कहाँ पे जाएगा, माइग्रेट करेगा टू अ डिफरेंट टिश्यू, जिस तरह लीवर के अंदर जा सकता है या लंग्स के अंदर, मतलब फेफड़ों तक भी जा सकता है। डीप वेन टांगों से फेफड़ों तक जा सकता है, यूँ कह लें आप। डिसोल्यूशन में क्या होगा, या फिर वो जो है ना अगर उसको ज़्यादा खुराक नहीं मिली तो बड़ा जो बाल है वो छोटी बाल होकर श्रिंक कर देगा, फिब्रिन पोलीमराइजेशन हो जाएगी, देन डिजॉल्व वेरी लिटिल। इसलिए जब क्लॉट बन जाए ना तो फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पक्का हो गया ना क्लॉट तो वो फिर तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकैनलाइजेशन में कह रहे हैं एंडोथेलियम ग्रो करता है इन ओल्डर सेल, स्मूथ मसल के अंदर और फाइब्रोब्लास्ट के अंदर जो है ग्रो करता है। रीकैनलाइजेशन होते हैं, न्यू कैपिलरी जो है ना वो बनती हैं, और वो मतलब कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लॉट बन गया, उसने उल्लू के कान ने अपने अंदर फिर ब्लड वेसल भी एंडोथीलियम की ग्रोथ करवाना शुरू कर दी, ताकि मेरे अंदर भी जो है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन आए। वाह क्या बात है। ओल्डर सेल अंदर ग्रो करने शुरू, स्मूथ मसल और फाइब्रोब्लास्ट इसके अंदर आ गए जो कि फॉर्मिंग सेल है। न्यू कैपिलरीज इसके अंदर बन गई और इसके अंदर फ्लो भी स्टार्ट करवा देता है अपना, इतना नवाब का बच्चा है। वेस्कुलराइज्ड रेड मास बन जाए, जिसे हम कहते हैं रीमॉडलिंग ऑफ वेसल, ताकि फ़्लो जो है ना पता क्या होता है इसका अच्छा फ़ायदा भी है। अगर कहीं पे ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन गया तो इसके अंदर नई वेसल अगर बन जाए ना तो फ़्लो मेंटेन रहता है। हालांकि क्लॉट तो बना हुआ है लेकिन फिर भी फ़्लो मेंटेन रहने में मदद दे देता है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए ना इस थ्रोम्बस के अंदर तो इसे हम कहते हैं मायोटिक एनेरिज्म, जो कि सेंट्रल नेक्रोसिस को स्टार्ट करवा देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और मार्फोलॉजिकल बेसिस में ना अयोटिक या कार्डिक थ्रोम्बोसिस होता है या वीनस थ्रोम्बोसिस होता है। बस इसको अयोटिक या कार्डिक थ्रोम्बस के अंदर क्या होता है, ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो और एंडोथेलियम की इंजरी की वजह से ना कार्डिक थ्रोम्बोसिस दिल के ऊपर। वीनस में क्या होता है, टर्बुलेंट और ब्लड फ्लो की वजह से माइग्रेशन हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, ट्रेवल टू द ब्लड वेसल, जिसे हम कहते हैं एम्बोलिज्म, एम्बोलाइजेशन। अब क्या होता है, डी मार्क्ड लाइन जो होता है ना आपको दिखेगी, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ जीन। मतलब थ्रोम्बस बना है ना ये वाला, ठीक है, ये ना मैं बना ही देता हूँ, बॉडी गंदी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी ने इतनी अच्छी दुआ दी है तो बॉडी अब गंदी तो करनी पड़ेगी ना। इसके ऊपर जो है ना एक ब्लू लाइन आपको नज़र आ जाए अगर थ्रोम्बस के ऊपर, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ जीन। ये हमारी वे वेसल थी, ये अंदर क्लॉट बना, इसके ऊपर आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ जीन। जैन ये जो भी है, ठीक है, शो करता है पेल प्लेटलेट्स। वजह क्या है, फिब्रिन डी डिपॉजिट। अच्छा, अगर तो किसी बंदे को मरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये आपको नज़र आ रही थी, कैसे पता चलेगा ये क्लॉट मरने से पहले था या मरने के बाद ब्लड के क्लॉट बना है। अगर डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्टिंग द लाइन ऑफ जीन, ये वाली जो लाइन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बातें बता देती है, डिटेक्ट करती है एंटीमोटम। अगर लाइन नज़र आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा पहले ज़िंदा था, ज़िंदा बंदे के अंदर क्लॉट बना था, बाद में ये मरा है। लेकिन अगर ये लाइन ऑफ जीन मैं यहाँ से मिटा दूँ, सिर्फ आपको रेड रेड क्लॉट नज़र आए, तो आप मैंने समझ आना कि ये मरने के बाद क्लॉटिंग बनी है, पोस्टमार्टम क्लॉटिंग होगी। अगर लाइन होगी तो एंटीमार्टम, अगर लाइन में उड़ा दूँ तो ये पोस्टमार्टम क्लॉटिंग की निशानी है। ये आपको फोरेंसिक के अंदर भी पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूरल थ्रोम्बाई, मतलब दिल पे मरते हैं ना तो हार्ट और आयोटिक ल्यूमर की अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए ना तो उसमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, एरिथ्रीमिया हो सकता है, मायोकार्डियल मायोपैथी हो सकती है, या एंडोकार्डाइटिस होता है। अब है हमारे पास आर्टीरियल थ्रोम्बाई, इसके अंदर जो है ना अगर लार्जर आर्टरी के अंदर जो है ना बड़ी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस आ जाए, इसे हम कहते हैं आर्टीरियल थ्रोम्बाई। वजह क्या, टर्बुलेंट फ्लो और एंडोथेलियल इंजरी होती है। प्लेटलेट जो है ना रिच इन थ्रोम्बाई, डिफरेंट थेराप्यूटिक वाल के अंदर। वीनस थ्रोम्बाई में क्या होता है, फ्लेवो थ्रोम्बस में क्या होता है, वेन जो है ना डिक्रीज ब्लड फ्लो जो होता है ना वो क्या कहता है, मोर आरबीसी फाउंड, जिसे हम रेड ब्लड से रेस्ट्रेसिस थ्रोम्बाई कहते हैं। लो ऑक्लूजन इन दी वाल में मोर टेंडेंसी टू मूव इन दी एम्बोलिज्म। मतलब वो कह रहा है कि अगर जो है ना लोअर लेवल में ना, जिस तरह के लेग के अंदर काफ मसल के अंदर जो है ना वो कह रहा है मोर टेंडेंसी होती है, अगर काफ मसल में पोप्लीटियल वेन के अंदर थ्रोम्बस होगी तो उसकी टेंडेंसी है कि वो लंग्स के अंदर जा सकता है, वेन के थ्रू वो लंग्स तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वो कह रहा है कि किसी लड़की की ओवरी के अंदर जो है ना वो
पेरी यूट्राइन वेन्स के अंदर या हेपेटिक वेन या पोर्टल वेन इसके अंदर। और ऑटोप्सी आफ्टर डेथ, डेथ की बात क्या होता है, पोस्टमार्टम क्लॉट बनता है जिसके अंदर वीनस थ्रोम्बाई होता है और आफ्टर डेथ थ्रोम्बाई जो है बनते हैं। रेड हो गया, अगर पोस्टमार्टम के अंदर देखेंगे तो वीनस थ्रोम्बाई जो होता है ना, जो वेन के अंदर थ्रोम्बस बनते हैं, वो कहता है एक तो हमारे पास रेड होंगे, उसके ऊपर ग्रेइश अपीयरेंस होगी ड्यू टू फाइब्रिन। ग्रेइश किस वजह से होंगे, होंगे रेड, ठीक है, मतलब होंगे रेड, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो एक, चलो ये समझ लो ग्रे है, तो ग्रेश की होगी। वजह क्या है, फिब्रिन्स के ऊपर क्लॉट बनेगा जो कि एडिमेंट सेल होगा। जबकि जो आफ्टर डेथ थ्रोम्बाई है वो जेलिटिनस होगा, येलो, जिस तरह चिकन का फैट होता है ना, कभी आपने मुर्गी ज़िबा की होता देखी हो, तो उसके ऊपर जो एक वो कसाई इसके फैट उतारता है वो बिल्कुल येलो येलो होती है, वो येलो चिकन फैट लाइक होता है, ठीक है, वैसे के साथ अटैच नहीं होता। वेजिटेशन क्या होता है, जब थ्रोम्बाई जो होता है ना, हार्ट वाल, ये हार्ट है सपोज करें, ठीक है, इसके वाल के अंदर जो है ना अगर थ्रोम्बस आ जाए, कितना देखो वहाँ से आता 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 यहाँ पे वाल के अंदर आके लग गया, तो इसे हम कहेंगे वेजिटेशन, वाल पे हमला होगा। वजह क्या है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह वाल डैमेज हो गया, जिसे हम कहते हैं वेल्वुलर थ्रोम्बोसिस, सिंपल। अब इसके अंदर जाना इन्फेक्ट काज करता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसके अंदर रहते ना विद इन्फेक्शन विदाउट इन्फेक्शन। विदाउट इन्फेक्शन जो है स्टीराइल, मतलब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तो उसे हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बो एंडोकार्डाइटिस। ईजी है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ये भी जो है ना वो इस पेशेंट में थ्रोम्बोसिस बहुत है, जिसे हम लेबीमैन सैक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। आर्टीरियल और वेनियस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पेनफुल एरिया होता है, स्वेलिंग एडीमा हो जाता है, इसके अंदर मायोकार्डियल और स्ट्रोक जो होता है ना ब्रेन के अंदर, अगर हार्ट के अंदर जाएगा तो मायोकार्डियल, अगर ब्रेन के अंदर जाएगा तो ये स्ट्रोक करवा देगा। DIC मतलब डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन में क्या होता है, वाइड स्प्रेड ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन, मतलब जो कैपिलरीज के अंदर अगर जो जाए ना तो डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर जिसे हम कोगुलेशन कह रहे हैं, छोटी छोटी वैसल के अंदर। अब हमारे पास आ जाता है एम्बोलिज्म। ओके जी, अभी जो है ना एम्बोलिज्म के ऊपर हम आ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो थ्रोम्बस बना था ना वो डिसलोकेट हो गया, अब इर्द गिर्द आवारागर्दी करना शुरू कर दिया है। डीटैच इंट्रावैस्कुलर सॉलिड जो था ना मास, वो क्या करेगा, ओरिजिन से जो है ना वो डिस्टेंट साइड तक जाना शुरू कर देगा, डिसफंक्शन या इन्फ्रैक्शन या इंक्लूजन करवाना शुरू कर देगा। वेसल के अंदर जो है ना थ्रोम्बस जो है ना डिसलॉक होगा, उसको हम कहेंगे एम्बोलस। स्केलेटल मसल का अगर डैमेज होगा तो हमारे पास फैट ड्रॉप इन ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बंदे को जो है ना वो टांग टूट गई है ना तो उसका फैट जो है ना वो उसको डेथ करवा सकता है, फैट एम्बोलिज्म इसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, मैं कहता हूँ। एयर बबल जो होता है ना वो हो सकता है, या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन जाता है, ट्यूमर फ्रेगमेंट्स बन सकती हैं, ठीक है। बोन मैरो कंपोनेंट इसका एक बड़ी वजह है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना, देखो बच्चे की पैदाइश के दौरान जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना वो प्लेसेंटा से माँ के ब्लड के अंदर आ गया। अब माँ के ब्लड के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम है, मुझे ये बताओ। वो क्या करेगा, एमनियोटिक एम्बोलिज्म करवा देगा, और माँ बेचारी बच्चे को जनते जनते अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। एमनियोटिक फ्लूइड यही आ जाएगा उसके ब्लड के अंदर। फेट क्या है इसकी, अब जो एम्बोलिज्म है ना, या तो ये स्मॉल वेसल के अंदर जो है ना छोटी बड़ी वेसल से छोटी वेसल में जाके कहीं पे फिर खड़ा हो जाएगा, अक्लूजन करवाएगा, इन्फ्रेक्शन करवाएगा, डिस्टर्ब करेगा ब्लड सप्लाई को, हाइपोक्सिया करवाएगा, हाइपरटेंशन करवा देगा, राइट साइड हार्ट फेलियर। कितना गंदा फंक्शन है दिल की जो ना वो छोटी क्रोनरी वेसल, अगर उसके अंदर चला गया ना, मैं कहता हूँ MI हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, अगर ये लंग्स के अंदर चल, मतलब देखो आपकी टांग के ऊपर जो है ना वो पोप्लिटियल वेन होती है, तो पोप्लिटियल फोसा होता है ना, वहाँ से पोप्लिटियल वेन वहाँ से जाता जाता मूव करेगा, ठीक है, कहाँ पे, लंग्स के अंदर। पल्मोनरी कहता है 1000 में से 2 से 4 लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है और मर जाते हैं। 95% जो होता है ना वो पोप्लिटियल फोसा से ओरिजिन होती है, ये काफ मसल यानी वहाँ से आप कर लें। ये MCQs भी है, ठीक है। अब क्या कहता है, डीप वेन से राइट एट्रियम के अंदर गया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर चला गया, उल्लू का कान, वहाँ पे क्या करेगा, बाइफर्केशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट जो है ना वहाँ पे, मतलब ये लंग्स के ऊपर जो है ना वो बाइफर्केशन हो रही थी ना राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की, अगर यहाँ पे फंस गया काम तो तमाम है बंदे का बस। फिर वो कह रहा है डिफेक्ट अगर हार्ट वाल के अंदर, देखो ना हार्ट के अंदर इंटर एट्री और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो राइट साइड से वो लेफ्ट साइड के अंदर भी जा सकता है। अगर किसी के दिल में वो कहते हैं ना सुराख, इंटर एट्रियल सेप्टल या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर कोई डिफेक्ट है, मूव करेगा लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से सेप्टिक जो ना, मतलब लेफ्ट साइड जो ना वो क्या करता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन करता है, तो सिस्टेमिक ब्लॉकेज करवा देगा। ये देखो सही इसके काम। फिर हमारे पास है पल्मोनरी एम्बोलिज्म।
पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर जो है ना वो क्लीन, ये बेसिकली एक साइलेंट है, कातिल है, खामोश कातिल है, साइलेंट इसके कहते हैं, क्लिनिकली साइलेंट है। फाइब्रोसिस में अगर लार्जर होगा तो पल्मोनरी वेन वेसल ब्लॉक, सडन डेथ। बड़ा होगा ना तो सीधे जाकर ब्लॉक कर देगा रुका। अगर एम्बोलिज्म जो मीडियम साइज आर्टरी के अंदर गया है ना तो रैप्चर करेगा कैपिलरीज को, छोटी जो कैपिलरीज है ना उसको फाड़ देगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हेमरेज होगा, लेकिन डेथ नहीं होगी, सडन डेथ नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता डेथ होगी। लेकिन अगर बहुत छोटा है ना, छोटी आर्टरी में, तो वहाँ क्या करेगा, ब्लॉक करेगा पल्मोनरी आर्टरी को, वहाँ पे इंफ्रैक्शन मतलब हाइपोक्सिया हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई को कम कर देगा। मल्टीपल साइज अगर होंगे तो वो राइट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और इवन डेथ करवा सकता है। अब वो कह रहा है कि सिस्टेमिक एम्बुलाई के ना सिस्टेमिक मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अब चला गया, वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, तो वो क्या करेगा, 2/3 जो है ना वो एसोसिएटेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट साइड जो है ना हार्ट उसके ऊपर इसने इफेक्ट कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है ना इंफ्रॉक्शन करा देगा, या फिर एट्रिया जो है ना लेफ्ट एट्रिया उसकी जो है ना डायलिटेशन करवा देगा, इस या फिर अयोटिक एनोरिज्म, एओर्टा के अंदर जो है ना वो फैलाव करवा देगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा डायलिटेशन हो जाएगी। वीनस एम्बुलाई में क्या ओनली गोज टू द लंग्स एंड लीवर, ये एक इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियल एम्बुलिज्म जो है ना वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 75% जो है ना वो लोअर लिम्ब में जा सकता है आर्टरीज से, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, 10% चांसेस है वो सीएनएस में जाए, फिर इंटेस्टाइन में जा सकता है, किडनी में भी, स्प्लीन में भी, डिपेंड करता है मतलब उसका कैलिबर कितना है वेसल्स का, ठीक है, उसकी बर्दाश्त। कोलेटरल सप्लाई जहाँ पे एनास्टमोसिस हो तो वहाँ पे थोड़ी देर से एम्बोलिज्म हमें शो होगी, सिम्टम देर से शुरू होंगे। अगर किसी वेसल का कैलिपर ज़्यादा है तो अगर यहाँ पे क्लॉट बन गया ना, ठीक है, तो खून जो है ना वेसल को थोड़ा सा उखेड़ के फिर भी गुजर जाएगा। अगर कैलिबर ही कम है तो फिर ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है, ये बात की है। टिश्यू बेयरिंग कैपेसिटी एनोरेक्सिया, स्केलेटल मसल 2 से 3 घंटे तक ज़िंदा रह सकते हैं, जबकि हार्ट 20 से 30 मिनट तक, जबकि सीएनएस का सबसे कम होता है आई थिंक 3 से 4 मिनट तक जो है ना ज़िंदा रह सकता है। तो जिसकी जो है ना एनोरेक्सिया कैपेसिटी, टिश्यू बेयरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा देर तक जो है ना सर्वाइव कर लेगा। आर्टीरियल सप्लाई, आर्टरी अगर बड़ी है तो बड़ा एम्बोलिज्म चाहिए हमें उसको ब्लॉक करने के लिए, इस वजह से बंदा बच सकता है बड़ी आर्टरी के अंदर। अब हमारे पास फैट एम्बोलिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। वो कहता है कि किसी जो है ना वो उसको रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, कौन सा एम्बोलिज्म होगा, फैट एम्बोलिज्म। वजह क्या है, सॉफ्ट टिश्यू जब फ्रैक्चर होता है ना वो साइनोसाइड के जरिए जो है ना मतलब या मैरो साइनोसाइड वो क्या करेगा, सम फैट जो है ना रिलीज करेगा, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस वो जो है ना वो एक्ट करेगा एज एम्बोलिज्म। टोंग से अब देखो कहाँ पे जा रहा है, 90% जो है ना इन दोनों में मल्टीपल स्केलेटल इंजरी की वजह से जो है ना वो फैट एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। और वो कह रहा है 10% जो है ना वो कुछ पैथोलॉजिकली की वजह, पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसके अंदर फैट एम्बोलिज्म होता है। एसिम्टोमेटिक होता है पल्मोनरी इनसफिशिएंसी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो गया, एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, पैचेज और हेमरेजेस आएंगे। क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या होता है, टैकीपीनिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, डिस्निया ब्रेथ जो है ना वो डिफ़िकल्टी हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। ये सारी कंडीशन है किसकी, फैट एम्बोलिज्म की। एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की क्या वजह है, फैट है ना इस दरमियान में, साइडों पे जो है ना बहुत सारे प्लेटलेट लग गए हैं, ठीक है, और आरबीसी वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, ये लीवर के पास जाएंगे, लीवर इसको मेटाबलाइज करेगा, क्या, इसको फैट प्लेटलेट को, इसके साथ ही जो है ना वो प्लेटलेट भी जो है ना वो टूटना शुरू कर देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर इसके साथ आरबीसीज लगे हुए हैं, मैं रेड से बना देता हूँ, तो ये फिर अगर लीवर के पास गया है तो आरबीसीज की हीमोलिसिस, जिसकी एनीमिया, एनीमिया भी हो गया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा, दोनों कंडीशन होगी ना लीवर के पास जाने की वजह से, इस फैट एम्बोलिज्म की वजह से हमारे पास एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या फिर बायोकेमिकल इंजरी की वजह से, स्केलेटल मसल जो है ना वो जब टूटता है तो फैट ड्रॉपलेट्स जो है ना वो सर्कुलेशन के अंदर आ गए। अब सर्कुलेशन के अंदर फैट ड्रॉपलेट्स आ गए तो वो क्या करेंगे, फैटी एसिड के अंदर चेंजेस लाएंगे, एंडोथीलियल इंजरी करेंगे और प्लेटलेट की एक्टिवेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म हो जाएगी, सिंपल। अब हमारे पास होता है एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब मैंने कहा था ना माँ की जब ना डिलीवरी करती है तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना प्लेसेंटल वाल से जो है ना वो मदर की सर्कुलेशन में, और 80% जो है ना मैटरनल डेथ हो जाती है। बहुत पेनफुल है, मतलब अपने प्यारे बच्चे को देखे बगैर उसी की वजह से मर जाना बहुत पेनफुल होता है। अगर सर्वाइव कर भी जाए ना तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना वो इतना जहरीला है ना उसके दिमाग के ऊपर असर कर देता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट करवा देता है, मैंने देखी ऐसे खातून। साइनोसिस हो सकता है, हाइप्नोटिक शॉक हो गया, कोमा हो गया, सीजर, पल्मोनरी एडीमा हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना मदर से जो है ना वो रिलीज़ करवाएगा कोआगुलेशन फैक्टर, कोआगुलेशन क्या करेंगे, एक्सेसिव जो है ना मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड अब माँ के ब्लड में चला गया ना, इसने क्या करना है, कोआगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करवा देना, तो एक्सेसिव कोआगुलेशन होगी जिसकी वजह से स्ट्रोक होगा और डेथ हो जाएगी।
हिस्ट्री क्या है, स्क्वेमस सेल ऑफ द फीटस जो होता है ना वो स्किन हो गया और हेयर सेल हो गया। एयर एम्बोलिज्म में क्या, गैस बबल जो है ना विद इन दी सर्कुलेशन मूव करेंगे और ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, मतलब एयर सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास एक आपको गैस बबल, गैसी गुब्बारा यूँ कर लें कि सर्कुलेशन के अंदर आ गया, कोरोनरी आर्टरी के अंदर आ सकता है। कब कब आएगा, जब हम बाईपास सर्जरी कर रहे होते हैं उस वक्त जो है ना वो एयर एम्बोलिज्म आ सकता है। जब हम न्यूरो सर्जरी कर, दिमाग की सर्जरी कर रहे हैं उस वक्त जो है ना हवा जो है ब्लड के अंदर जा सकती है। कोरोनरी बाईपास, न्यूरो सर्जरी या स्विमिंग पर्सन, मतलब अगर कोई बहुत डीप स्विमिंग करता है और वो अचानक ऊपर आ जाए तो जो हवा होगी ना उसका बबल बन जाएगा उसके अंदर, और वो होता यूँ है कि स्विमर की डेथ हो जाती है इसके अंदर। जब वो अमूमन होता है कि बहुत डीप जो है ना समंदर के अंदर जो है ना वो गोते लगा रहे हैं। आपने देखा होगा नेवी की ट्रेनिंग के अंदर एक बंदा जो है कमांडो उन्होंने मार दिया था, मर गया था बेचारा ट्रेनिंग के दौरान, मार नहीं दिया था सॉरी, मर गया था। वजह क्या थी कि वो जो है ना समंदर के नीचे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, बहुत गहराई में जाके गोते लगा रहे थे। ज़ाहिर बात है ट्रेनिंग का हिस्सा है, वहाँ पे कोई अगर बड़ी मछली आ गई मे बी, या कोई उसने ऐसी चीज़ देख ली, वो फ़ौरन से नीचे से ऊपर आ गया समंदर की तह के ऊपर। अब नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर बहुत कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बुलंदी पे जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ना, जब वो नीचे से एकदम ऊपर आया तो उसके ब्लड के अंदर गैस बबल्स आ गए। गैस बबल ने 2 मिनट नहीं लगाए उसकी डेथ करवा दी। ये इसकी एक वो होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं इन्फ्रैक्शन, बस थोड़ा सा रह गया यार, इसके हम डिस्कस करते हैं। इन्फ्रैक्शन में किसी के लिए ब्लड सप्लाई कम होती है, हाइपोक्सी होता है, इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्रैक्शन जो है ना वो कार्डिक इन्फ्रैक्शन हो सकता है, लंग्स का, पल्मोनरी या फिर सेरिब्रल दिमाग का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी है, या इस्कीमिया होगा। काज क्या, आर्टरी का एम्बोलस, वेजोस्पाज्म, ट्यूमर, एडिमा, या टेस्टिकुलर ट्रोजन, इसकी वजह से जो है ना हमारे पास इन्फ्रैक्शन हो सकता है। वही है कि या कोई एम्बोलस पर फंस गया, या वेसल जो है ना वो स्पास्टिक, मतलब उनके सकड़ाव आ गया, ट्यूमर उनके अंदर कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, या फिर इस तरह की जो है कंडीशन। क्लासिफिकेशन क्या है, रेड इन्फ्रैक्शन है, वाइट इन्फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मतलब कुछ आपको इन्फ्रैक्शन जो है ना होंगे वो आपको रेडिश रेडिश नज़र आएंगे, कुछ आपको इन्फ्रैक्शन होंगे वो वाइट। अब मैं कैसे बनाऊँ, सपोज करें ये वाइट है, ठीक, ये वाइट हो, वाइट और रेड इन्फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, जहाँ पे ड्यूअल सप्लाई होगी ना, ठीक है, वहाँ पे आपको रेड जो है ना वो इन्फ्रैक्शन नज़र आएगा। जहाँ पे सिंगल सप्लाई होगी वहाँ पे आपको वाइटिश। वजह क्या है, ड्यूअल सप्लाई में नास्टमोसिस के जरिए कहीं ना कहीं से कंपनसेट हो रहा है तो वहाँ पे रेडिश एरिया बन जाएगा, ठीक है। रेड इन्फेक्शन बेसिकली देखा गया हार्ट के अंदर और लंग्स के अंदर, मतलब दिल और फेफड़ों के अंदर, जबकि जो वाइट इन्फेक्शन है ना वो आपको किडनी और स्प्लीन के अंदर दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट MCQ मैं बता रहा हूँ। सेप्टिक इन्फेक्शन जो है ना वो मतलब सेप्टिसीमिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ग्लैंड का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, रेड इन्फेक्शन को थोड़ा डिस्कस कर लें। जब भी ये रेड इन्फेक्शन होगा ना, देखो ये मेरे पास आर्टीरियल सप्लाई आ रही है, ये हमारे पास जा रही है वीनस सप्लाई, ठीक है। अगर मैं जो है ना वीनस सप्लाई को यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे इनकामुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के टिश्यू जो है ना वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले सकेंगे, तो वो कहेंगे रेडिश रेडिश होने देंगे। वजह क्या है, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कामुलेट हो गया और वो इन्फेक्शन करवा रहा है, तो इसे हम कहते हैं वीनस कंजेशन की वजह से रेड इन्फेक्शन होगी। वजह क्या है, आर्टरीज खुली हुई हैं, वेन बंद है, प्रोसेस कंजेशन, स्कारिंग एरिया, इसके अलावा वहाँ पे आपको। वाइड इन्फेक्शन में क्या होगा, वेन्स जो है ना वो बंद है, आर्टरीज बंद है, जबकि वेन्स जो है ना, यार ये देखो ये वेन है, ठीक है, यहाँ पे जो इन्फेक्शन है ये वाइट है सपोज करें, और यहाँ पे जो है ना आर्टरी है। अगर आर्टरी बंद है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा, सुरख खून नहीं आ रहा, लेकिन वेन तो खुली हुई है, यहाँ पे जो पूलिंग का ब्लड होगी इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा ना वो हमारे पास होगा वाइटिश, वाइटिश पेल वाइटिश। तो आर्टीरियल कंजेशन की वजह से हमारे पास वाइट होगा, वीनस कंजेशन की वजह से हमारे पास रेड होगा। होप सो मैं अपना कंसेप्ट समझा पाया होगा। नो डाउट ये थोड़ा सा हाथ मेरे की बातबाजी की है, मुझे कोई गजनी ना कह दे कि तुमने अपने हाथों पे लिखते रहते हो। एनीवेज, मॉर्फोलॉजी क्या है, आज जो इन्फेक्शन होगा ना आपको कुछ इस तरह वेज शेप्ड मिलेगा, इसका एपेक्स होगा और एक हमारे पास बेस होगी। जो बेस होगी ना वो हमेशा, अगर किडनी का इन्फेक्शन या लीवर का इन्फेक्शन, तो बेस जो है ना ऑलवेज टुवर्ड दी ऑर्गन होगी, जबकि जो एपेक्स होगी ना वो ऑलवेज टुवर्ड दी साइट ऑफ इंक्लूजन, मतलब ये ब्लड फ्लो की तरफ ये एपेक्स होगी, ऑर्गन की तरफ जो है ना उसकी बेस होगी। ये एक तरह का वेज शेप्ड बनता है ना, ठीक है। सिरोसिस हो जाएगी टुवर्ड दी ऑर्गन, फिब्रिनाइड एक्सिडेट सीन होगा। मार्जिन जो होता है ना इनिशियली इरेगुलेटेड होंगे, इसके जो मार्जिन है शुरू शुरू में
बहुत इरेगुलेट होंगे, लेकिन जैसे जैसे पक्का होता जाएगा ना इसके रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे मार्जिन। ये बात इसने की है रिन की तरह के। अच्छा, अब वो कह रहा है हमारे पास कि वाइट जो होता है ना वो पेल होता है, इन्फ्रैक्शन इस्कीमिया हो गया, नेक्रोसिस हो गया, कोगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से नेक्रोसिस जो है स्कार फॉर्मेशन, सीएनएस में हमारे पास क्या होता है लिक्विफिकेटिव, इस्कीमिया की वजह से हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता था। चैप्टर याद करें सेल इंजरी वाला, तो वही कह रहा है इस्कीमिया की वजह से कोगुलेटिव, अगर सीएनएस के अंदर कोगुलेटिव नहीं होता बल्कि लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस होता है। सेप्टिक इन्फेक्शन में क्या होता है, कार्डिनल वाल जो होता है ना वो माइक्रोब जो है ना काज करते हैं एयर एम्बोलिज्म। बस ये बात अच्छी होगी। फैक्टर ऑन विच इन्फेक्शन डिपेंड, इन्फेक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ड्यूअल सप्लाई अगर किसी होगी ना आर्गन की तो वहाँ पे जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा, वजह क्या है एनास्मोसिस के इर्द गिर्द से जो है ना वो कंपनसेट हो जाएगा। सिंगल सप्लाई होगी तो वो जल्दी इन्फेक्शन होगी, वजह एक ही पाइप था वो बंद हो गया तो बस मरना ही है उसने। अक्लूजन जो है ना वो स्कारिंग की वजह से हो जाए तो वो सारे का सारा ठीक है। अब कह रहा है कि हाइपोक्सिया सस्पेक्टिबिलिटी ऑर्गन कौन से हैं। ब्रेन कहता है 2 से 3 मिनट के अंदर, मसल जो है ना वो 2 से 3 घंटे तक चले, जबकि हार्ट जो है ना 20 से 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब है हमारे पास शॉक। ओके जी, अभी जो है ना हमारे पास शॉक बेसिकली क्या, कार्डिक आउटपुट जो है ना बहुत कम हो जाए ना, इसकी वजह से क्या होता है हाइपरपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है सेल की और टिश्यू की, जिसकी वजह से जो बंदा शॉक के अंदर चला जाए। सिंपल है, हाइपोक्स की वजह से सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। शॉक की टाइप्स है नॉन प्रोग्रेसिव, जल्दी से हम कवर करते हैं, आपने फिजियो में पढ़ा होगा। नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव हो गया और इरिवर्सिबल। नॉन प्रोग्रेसिव जो है ना वो कंपनसेटरी शॉक भी से, मतलब जो हम कंपनसेट कर बॉडी खुद उसको कंपनसेट करती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। शॉक होता है बंदा उठ के बैठ जाता है थोड़ी देर बाद, क्या बगैर मेडिसिन के। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और हम जो है ना उस शॉक को ख़त्म कर लेते हैं। अगर इसी प्रोग्रेसिव शॉक को हम ट्रीट ना करें तो ये इरिवर्सिबल शॉक के अंदर चला जाता है। अब अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो जितनी मर्जी मेडिसिन दे दो, बंदे की मौत ही मौत है। इसलिए कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त पे लगाया हुआ एक टांका बाद में लगाए 9 टांकों से बेहतर होता है, यही बात है वो। टाइप्स क्या हैं शॉक की, कार्डियोजेनिक शॉक मतलब जब दिल के ऊपर जो है ना वो हाइपोपरफ्यूजन हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑक्लूजन ऑफ वेसल या वेंट्रिकल जो है ना वो उसकी रैप्चर हो जाए, खुदा ना कर से किसी भी वजह से। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, वॉल्यूम कम, वीनस रिटर्न कम, कार्डिक आउटपुट कम, परफ्यूजन कम। वॉल्यूम कम होने की वजह से सारे के सारे काम होते हैं, या फिर उस बंदे को या तो डायरिया या वोमिटिंग है या उसको कोई चोट ऐसी लगी है, एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ही ख़त्म हो गया। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, उसको पुराना कोई इन्फेक्शन चल रहा था जिसकी वजह से जो है ना वो बैक्टीरिया ने डायलिटेशन करवाई, जब वेसल इतनी हो गई तो यहाँ पे सारा पूलिंग हो गया, जिसकी वजह से वीनस प्रेशर कम हो गया, कार्डिक आउटपुट कम। शॉक के अंदर मतलब एनाफिलेक्टिक में क्या होता है, एलर्जिक मतलब हिस्टामीन जो है ना वो क्या करते हैं मीडिएटर्स है जो कि वेजोडाइलेशन है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, नर्व सप्लाई जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लॉस ऑफ टोन और एनेस्थीसिया, जिस तरह एनेस्थीसिया के अंदर हम क्या करते हैं टोन को लॉस करते हैं, अगर ज़्यादा एनेस्थीसिया ज़्यादा हो गया ना तो एनेस्थेटिक बंदा जो है ना वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, वहीं से ऊपर वाली बात पकड़ लेता है। सेप्टिक शॉक में जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास माइक्रोबियल भी हो सकता है या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी। 50% वो कह रहा है आईसीयू में शिफ्ट करने ही पड़ते हैं सेप्टिक शॉक वाले। 7 लाख वो कह रहा है कि ईयरली हमारे पास बंदे रिपोर्ट होते हैं दुनिया में जो कि सेप्टिक शॉक से रिलेटेड है। कीमोथेरापी जो है ना उसकी एक बड़ी वजह है कि वो सेप्टिक शॉक के अंदर एक बड़ी वजह है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो एक्सोटॉक्सिन, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है ना एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो है ना सेल सरफेस रिसेप्टर एक्टिवेट होती हैं जो कि इम्यूनिटी मीडिएटेड एक्टिविटीज होती हैं, जो कि सॉल्युबल होते हैं, इन्फ्लामेशन करवा देते हैं, जो कि लेड टू एंड लेवल ऑर्गन डैमेज। इन्फ्लामेशन इतनी होती है कि ऑर्गन डैमेज हो जाता है, वो एंड लेवल हो जाता है, उसके बाद जो है ना उसकी रिकवरी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और ये कम्प्लेक्स में इन्फ्लामेटरी और प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेज में क्या होता है, माइक्रोब्स ना मैंने कहा था माइक्रोब जिनको पैम्पर लगा था, उसके बाद पैम्प्स पैथोजन एसोसिएटेड माइक्रोबियल जो पैटर्नर होते हैं ना पैटर्नर, ठीक है, वो क्या करते हैं बेसिकली अटैच करती है डेंड्रिटिक सेल के ऊपर, मैक्रोफेज के ऊपर, ठीक है, स्टिमुलेट करती हैं टूल लाइक रिसेप्टर को, तो क्या करता है सिग्नल देगा जिसकी वजह साइटोकाइन जो है ना इंटरल्यूकन 12 होगा और इंटरल्यूकन 18 को एक्टिवेट करेगा। अब इन्फ्लामेशन जो होता है ना जब होती है सेप्टिक शॉक में, तो आपको सबसे पहले उसके ब्लड के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ना वो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा, इसके अलावा प्रो कैल्सिटोनिन जो है ना उसका लेवल जो है ना वो ज़्यादा होगा। अच्छा, नंबर 1 पे कम्प्लीमेंट कैस्केड स्टार्ट होगा, C3A और 5A जो है ना वो कीमोट्रैक्टेड है, वो ज़्यादा लिम्फोसाइट्स को जो है ना ट्रैक्ट करेंगे। नंबर 2 पे कोगुलेशन कैस्केड भी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। अब बाहर से जो है ना बहुत ज़्यादा एडीमा हो गया तो स्पेस जो है ना वो हमारे पास इंटरवेस्कुलर स्पेस, एडीमा ज़्यादा होगा तो इंटरवेस्कुलर स्पेस हमारे पास ख़त्म होगी, जिसकी वजह से ना फ्लूइड जो है ना वो लीक आउट होगा,
जब एंडोथीलियम एक्टिवेट होगा तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो सिंथेसिस होगी, स्मूथ जो है ना वेसल उसकी डायलिटेशन होगी, हाइपोटेंशन होगी, बीपी लो होगा। बच्चों वाली बात है, वाटर कम, हाइपोवोलीमिया, वीनस स्टोन कम, कार्डिक शॉक। प्रोकोगुलेंट फेस में क्या होता है, मैनी थ्रोम्बाई फॉर्मेशन, ठीक है, डिससेमिनेटेड इंट्रासेलुलर कोगुलेशन, DIC जिसे लिखा हुआ, डिससेमिनेटेड इंट्रासेलुलर कोगुलेशन, मतलब छोटी वेसल्स के अंदर भी जो है ना वो कोगुलेशन होना शुरू होगी। साइटोकाइन जो है ना वो एक्टिवेटर है थ्रोम्बोटिक फैक्टर का और इनएक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर को। साइटोकाइन ने थ्रोम्बोसिस करवानी है और जो इसको रोकती है ना थ्रोम्बोसिस को, उसको जो है ना वो चुप करके सुला देना। प्रोटीन C को कम करना, थ्रोम्बोमोड्यूलेंट का काम है, वही पहले वाली जो बात है वो रिपीट होगी। फिर वो कह रहा है प्लाज्मिनोजिन जो है ना एक्टिवेटर, उसको भी रोक देना, ताकि फिब्रिनोलाइसिन जो फिब्रिन बना है उसको तोड़ ना सके, प्लाज्मोड्यूलिन को रोक देना, प्लाज्मिनोजिन को। एडीमा जो है ना आल्सो ऑकुलेट द वेसल, एबनॉर्मल इंसुलिन को स्टॉप कर देगा, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा जिसकी हाइपरग्लाइसीमिया। और वो कह रहे हैं इनसफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन की इनसफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे हम कहते हैं वाटर हाउस ग्रेफिन्स डिजीज, इस तरह करके कोई बुक के अंदर नाम लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा। तो हमने देखा इन्फ्लामेशन हुई, एडीमा हुआ, कोगुलेशन हुई, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपर परफ्यूजन हो गया, मतलब हाइपोक्सिया और शॉक की तरह चला गया। बॉडी जो है ना उसके अंदर सुपर एंटीजन होते हैं जो कि काज करते हैं सेप्टिक कंडीशन को, साइटोकाइन रिलीज करते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, जो कि कंपनसेटरी स्टेज है, बॉडी खुद करती है, इसके अंदर बैरो रिसेप्टर जो है ना बॉडी के अंदर जो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं प्रेशर डिक्रीज है, वो अपने सिम्टम जो रेनल एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करके वेजो का कंस्ट्रिक्शन करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव या रिवर्सिबल। इसके अंदर हाइपोटेंशन होती है, जिसके अंदर एरोबिक जो है ना वो एन एरोबिक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सारे। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एन एरोबिक के अंदर लैक्टिक एसिड कम्युलेट होता है, पीएच जो होता है ना बंदे की एसिडिक होने से मतलब पीएच कम होना शुरू हो जाती है, और वो खतरनाक है पीएच कम ब्रेन के लिए। इरिवर्सिबल में क्या होता है, पीएच इतनी कम हो गई है ना कि लाइसोसोम जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसके अंदर से लाइसोसोम एंजाइम निकल आया, उसने अपोप्टोसिस और वो सेल नेक्रोसिस स्टार्ट कर दी है। अब बचने का कोई चांस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जब आपका पक्का मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाइपोक्सी इंजरी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक हो गया। और सेप्टिक शॉक में क्या होता है, 90% डेथ जो होता है ना वो होती है। और अगर कोई सेप्टिक शॉक का पेशेंट ना, उसकी आप बॉडी देखेंगे वो गर्म होगी, लेकिन अगर हाइपोवोलीमिया और कार्डियोजेनिक शॉक होगा ना तो उसकी बॉडी ठंडी होगी, ठीक है। जब वो ज़िंदा होगा तो वो बताएगा कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट जो ना बड़ी तेज़ से सांस ले रहा था और उसकी जिस्म जो ना वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, एवं ठंडा हो गया ऐसे मरीज़ का जिस्म, वो ये एस्टी कहेंगे। लेकिन जो सेप्टिक शॉक है, मतलब जिस तरह बुखार हो गया, बुखार इतना तेज़ हो जाएगा 104 से भी रगड़ा आ जाएगा ज़्यादा, 104 से भी ऊपर, तो बॉडी ऐसे आग लगी होगी उस बॉडी को। अगर बॉडी को बर्फ़ की तरह ठंडी होगी तो आपको कार्डियोजेनिक ग्लाइकोसाइड दे के जाए, हम इस हाइपोवोलेमिक शॉक को ठीक कर सकते हैं वगैरह। यार दैट्स ऑल अबाउट जो है ना क्या कहते हैं इसे, हीमोडायनामिक्स के बारे में। नोट्स काफ़ी पुराने हैं, मैंने कहा चलें ये ज़्यादा नहीं तो किसी एक बंदे की हेल्प हो जाएगी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब अल्लाह पाक मुझे सोनी सी बंदी भी दे, आमीन आमीन आमीन। जस्ट फॉर द जॉब यार, अपलोड करने थे लेक्चर मैंने वैसे भी, तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। मैंने जुम्मे की नमाज़ के बाद अभी तक खाना भी नहीं खाया, और ये मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा और 32 मिनट हो चुके हैं मुसलसल बोलते हुए, मेरा गला बिल्कुल ख़त्म। टाटा बाय बाय फिनिश। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। होप सो कि ये यूट्यूब की हिस्ट्री में हीमोडायनामिक्स की सबसे लंबी वीडियो होगी मे बी। बाकी यार दुआओं में याद करना, और अगर हो सके तो दुआ कर देना, बस यही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।